गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। राम राम जी, नमस्ते। सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ने डिनर कर लिया होगा और आप क्लास लगाने के लिए तैयार हैं। आपका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ आने वाले दिनों का। आज आपकी एक क्लास ही चलनी है जो करीब 1 से 1.5 घंटे के आसपास की होगी, ठीक है। और ये क्लास आपकी 10 बजे स्टार्ट हुई है, करीब करीब 2-4 मिनट में आने में लेट हो गया। कल आपकी 3 क्लासेस होनी है। एक क्लास सुबह 10 बजे है, एक क्लास आपकी दोपहर 1 बजे है और एक क्लास आपकी 4 बजे है। ये 3 क्लासेस आपकी जो है प्लस पे होने वाली है एक ही कोर्स के अंदर। उसके बाद शाम 7 बजे क्लास है और शाम को 8 बजे क्लास है। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि कल मैंने आपकी काफ़ी सारी क्लासेस रखी हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि एक हेवी टू वेरी हेवी शेड्यूल है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा मतलब मैं डिटेल में जो है जाकर आपको पढ़ाऊँगा, है ना? इसके बदले मैंने क्या करा है कि लास्ट के कुछ समय में और अगले साल के शुरू के कुछ समय में आपको थोड़ा-सा मैं आराम दूँगा। जो क्लासेस आपकी ऐड होनी है वो मैं कोशिश करके परसों तक ऐड करा दूँगा। लाइक बाय दिस फ्राइडे आपको क्लासेस वहाँ पे जो जनवरी की हैं वो भी शो हो जाएँगी। एंड कल थोड़ी ज़्यादा पॉलिटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो एक सिंगल टॉपिक के रूप में हम लंबे-चौड़े डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप एक ही दिन ढंग से बैठ के 5-6 घंटे मुझे दे देंगे तो आपका जो फ्लो है वो बहुत ही जो है बढ़िया बनेगा। ठीक है जी? चलो शुरू करते हैं। मोहम्मद जी, यस आप बिल्कुल क्लासेस लगा सकते हैं। एंड अल्टीमेट गोल मोहम्मद अपने कोर्स को अच्छे से पूरा करना है। बाकी किस एजुकेटर से आप पढ़ते हैं ये आपके पास पूरा फ्रीडम है। आप मल्टीपल एजुकेटर्स की क्लासेस लगा के देखिए, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आए वहाँ से आप अपना डेटा कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब आपके पास खुला हुआ है। अगले आधे घंटे में आप अपने डाउट्स भेज दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन टैब को बंद कर दूंगा। और अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है दो। एक है हमारा प्रीएम्बल का कुछ बेसिक पोर्शन और उसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा सिटीजनशिप। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रीएम्बल। वैसे तो प्रीएम्बल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, जिसमें हमने प्रीएम्बल के जो बेसिक वर्ड्स हैं वो सब समझे थे और वो क्या उनका मतलब होता है वो सब समझा था। कुछ और डेटा है प्रीएम्बल का जो मैं आपको इस क्लास के अंदर लिखवाऊंगा। सबसे पहले प्रीएम्बल यानी जो प्रस्तावना है, ये क्या है? सबसे पहले ये व्हाट इज दिस प्रीएम्बल? क्या हम कह सकते हैं दिस इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस। बट एसएससी कई बार एक सवाल पूछता है जिसमें वो कहता है जी बताओ बी आर अम्बेडकर साहिब ने किसे सोल कहा? तो वहां पर आपका आंसर हो जाता है आपका इन जनरल आंसर हो जाता है आर्टिकल 32। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है सोल क्या है तो आप आंसर देंगे प्रीएम्बल। बट अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से सोल क्या है तो आप आंसर देंगे आर्टिकल नंबर 32। देखिए अलग अलग सवाल है, अलग अलग जवाब है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। बस ये है कि इन जनरल हम मानते हैं प्रीएम्बल हमारे संविधान का सोल है, इंडेक्स है, फ्रंट पेज है, पहला पेज है। बट बी आर अम्बेडकर साहिब ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या है, वो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप लिखना चाहें तो यहीं पे नोट्स में लिख सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नोट करिए। और ये जो प्रियम्बल है ये जताता है जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान के अंदर छुपे हुए, उन्हें जताता है। एक्सप्लेन्स थिंकिंग ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्होंने संविधान बनाया उनकी जो विचारधारा है उसका जो निचोड़ है वो हमें प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है। रणविजय, आपका सवाल बहुत अच्छा पढ़ के इसे आप अपने नोट्स में लिखकर साइड कर दीजिए। जब सही समय आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा वहां पे इसे भेज देना। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि ये है यार्डस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब पेपर में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड यार्डस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको टिक करना होगा प्रीएम्बल पे। इसी तरीके मैं कह सकता हूं ये है की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके मैं कह सकता हूं ये है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोट करिए। देखिए हमारे संविधान से बाहर इस देश में कोई भी नहीं चल सकता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। तो हमारे संविधान में जो भी लिखा गया है उसकी क्या लिमिट है
वो हमारा प्रीएम्बल हमें दर्शाता है। यार्ड स्टिक क्या होती है, मैं बस इंतजार ही कर रहा था कोई मुझसे इसे पूछे। देसी भाषा में आपने घर में एक चीज सुनी होगी, इंची टेप करके हम उसे बोलते हैं। इंच टेप भी बोल सकते हैं, आम भाषा में इंची टेप उसे हम बोल देते हैं। वो क्या होता है जी, आप एक छोटा सा apparatus होता है जिसके अंदर से आप जो है एक स्केल जैसा निकालते हैं और उस पर मार्किंग्स बनी होती है और आप जो है चीजों को नापते हैं। इसे आप एक स्केल मान सकते हैं। ये स्केल क्यों है प्रीएम्बल हमारे संविधान का? बिकॉज कभी कभार जब हमें प्रीएम्बल संविधान पढ़ के कंफ्यूजन होती है, तो हम यानी जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे सोचते हैं कि जब संविधान की प्रस्तावना लिखी गई होगी तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फैसला सुनाया जाता है। यानी यार्डस्टिक का मतलब यहाँ पर यह है कि ये संविधान की लिमिट डिसाइड करता है, यानी संविधान किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये संविधान की लिमिट क्या है। समझ गए? यार्डस्टिक कीवर्ड इसलिए लिखा बिकॉज पेपर वैसे पूछेगा। अगले नंबर पर मैंने लिखा की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुंजी बोलते हैं हम आमतौर पर, अलग अलग कुंजियां आती हैं। कुंजी क्या होती है? 10वीं की एनसीईआरटी की कुंजी, कुंजी मीन्स आंसर की। तो वैसा कुछ की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये, यानी संविधान क्या कहना चाहता है वो आपको इसे पढ़ के समझ आ जाएगा। ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड है। प्रीफेस का मतलब पहला पेज है ये संविधान का, तो इसे हमने प्रीफेस भी कह दिया। गुड इवनिंग सभी को, आप सभी लोग समझ गए? ये सारे वर्ड्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और आपको प्रीएम्बल पे टिक करना है। तो आपके नोट्स में लिखा होगा तो बिना समय खराब करे आप कॉन्फिडेंस से टिक कर पाएंगे। नोट करिए, मैं आगे चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये संविधान में प्रस्तावना की जो शुरुआत है, इसकी नीड क्या है? ये अब तो काफी सारे देश जो है अपने संविधान में इसे लगाते हैं, बट अमेरिका वाज द फर्स्ट। अमेरिका यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ी किताबी बात लिखते हैं, was the first to include the idea of preamble in constitution। इंडिया और बहुत सारे देशों में आपको प्रीएम्बल देखने को मिलता है, बट सबसे पहला देश जिसने कॉन्सेप्ट इंक्लूड करा शुरू करा था वो था अमेरिका यानी यूएसए। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन moved by पंडित जवाहर लाल नेहरू जी। नोट करिए। करा जी नोट। मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अगर आपने इतिहास मुझसे पढ़ा है तो ये सब कहानियां शायद आपको याद होगी। वहां पर मैंने आपको ये सब पढ़ाया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्हें टास्क दिया गया था, भाई एक सिंगल पेज में आप हमें एक्सप्लेन करो कि आप क्या चाहते हो कि ये देश कैसा दिखे। तो जो उन्होंने मूव करा यानी पेश करा, उसे कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि करा गया था, जैसे कि अभिषेक ने भी लिखा है, 13/1946 को। ठीक है जी, 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश करा गया था आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और आगे जाके इसे अपनाया गया जनवरी के महीने में, और इसी से आगे जाकर जो है प्रीएम्बल बना। नोट करिए फटाफट। समझ पा रहे? मूव्ड ऑन 13 दिसंबर 1946, ये डेट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। चलिए, मैथ्स हैवी है, देखिए क्या कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक कागज का टुकड़ा मान सकते हैं राजेश, एक डॉक्यूमेंट मान सकते हैं जिसपे लिखा गया था इन शॉर्ट ये देश कैसा दिखना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस, एक बार प्रीएम्बल को अमेंड करा गया है। और एडेड 3 वर्ड्स जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। लैग आ रहा है, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार, आप लोग सेशन में बने रहिए।
मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों, सेशन में बन रही है। अरे अभी तो बताया था रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या हो गया आप लोगों को? रिफ्रेश लिखा भी है मैंने स्क्रीन पे। चलो चलें आगे, यहाँ तक आप समझ पाए? मैंने आपको बताया है प्रीएम्बल एक बार अमेंड हुआ है और 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के तहत ये अमेंड हुआ है और इट एडेड 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। रक्षा क्वेश्चन टैब में डाउट भेजिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, आप लोग डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजा करें जब टॉपिक से वो रेलिवेंट नहीं होते, उसमें आपकी भी मेहनत लगती है, मेरे को भी मजबूरी में बोलना पड़ता है और मेरा भी फ्लो टूटता है। डाउट्स क्वेश्चन टैब में ही भेजेंगे आप लोग, बेस्ट रहेगा। एक फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको ये फोटो मैंने अभी कुछ दिन पहले शो करी थी एक फाइल के अंदर। इसमें आप यहाँ बॉटम में रीड करेंगे, लिखा गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ये जो है चेंज हुआ है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो आप शायद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह ऐड करा गया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी 2 शब्द यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, एक उसमें है सोशलिस्ट और एक उसमें है सेक्युलर। इसी तरीके यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह पे ऐड करा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो टेक्निकली तो 4 शब्द हो गए, एंड भी एक शब्द है जिसे हमने ऐड करा है, बट जनरली 3 शब्द आप गिनते हैं, जिसमें एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी है, बिकॉज एंड का एज सच कोई यहाँ पर इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पीडीएफ अभी आपको नहीं दी है टिन्नी जी, क्योंकि ये पीडीएफ अभी बन रही है, थोड़ा समय लगता है इन चीजों में, मैं कोशिश करके आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, समझ पाया बात को? चलते हैं दोस्तों आगे। प्रीएम्बल को एक बार अमेंड करा गया है। मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, हिंदी में बोल के जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर्सर वर्क नहीं कर रहा है, लैग नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। ये मैंने आपको प्रीएम्बल से जुड़ा जो एडिशनल पोर्शन था ये पढ़ा दिया है। अब हम शुरू करते हैं संविधान को डिटेल में पढ़ना। संविधान में सबसे पहले हमें कायदे से तो पढ़ना चाहिए पार्ट नंबर 1, बट मैं इसे कभी भी शुरू में नहीं पढ़ाता। अब अधिकतर कोर्सेज देखेंगे तो मैं हमेशा पार्ट 1 को थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाता हूँ। रीजन बीइंग पार्ट 1 को समझने के लिए कुछ और चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा है सिटीजनशिप। आप हेडिंग डाल सकते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 जब मुझे सही लगेगा मैं पढ़ा दूंगा, चिंता आप ना करें। पार्ट 2 जो हमारा है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक कवर होते हैं, नोट करिए। अब ये पार्ट 2 आपका जो है ये है सिटीजनशिप। मैं आपको एक बार फिर बोलता हूं, डाउट्स कृपया क्वेश्चन टैब में भेजेंगे आप लोग। सिटीजनशिप यानी हमारी नागरिकता से जुड़ी चीजें। क्या आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया है? यस। क्या मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं? यस। लेकिन क्या इतना आसान है सिटीजनशिप को समझना? नो। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम में से कोई आज से आगे आने वाले समय में किसी और देश में चला जाए, वो वहां पे रहने लगे, अगर वो वहां का नागरिक बन जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस दैट, ऐसे कई तरीके के सवाल आते हैं। इसी तरीके मान लेते हैं कोई इंसान जर्मनी से भारत में आके बस जाए और वो कहे कि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, या फिर ऐसा कोई इंसान पकड़ा जाए जो भारत का नागरिक है कागजी तौर पर, बट देखा गया कि उसके कागज जो है वो फर्जी है। तो ऐसे सब केसेस में क्या होता है, कितने तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है, कितने तरीके से गवाई जा सकती है, इससे जुड़े पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में। और कुछ पोर्शन अब मैं ऐसा भी आपको पढ़ाया करूंगा जो थोड़ा हाई लेवल है, जो सिर्फ क्लास लगा के समझ में नहीं आएगा। जो क्लास में स्क्रीन पर फोटोज या डेटा दिखाया जाएगा उसे घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटेंट एक्चुअली हाई लेवल है। एसएससी से मैं उसे हल्का सा ऊपर लेवल का कहूंगा, बट क्योंकि एसएससी मेंस में भी जीके पूछ रहा है तो मैं अपनी तरफ से वो तैयार कराऊंगा। आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि चीजों को सीख लीजिए, बिकॉज क्या पता किस दिन उसमें से सवाल आ जाए और आपकी रैंक पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाए सिंपली उस क्वेश्चन को आंसर करके। ठीक है जी। अब सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि पहले 2-4 शब्द समझाना जरूरी है, बिकॉज आगे इन शब्दों का इस्तेमाल होगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, आप कृपया उसे इग्नोर करिए और फोकस करिए मेरी बात पे। कुछ शब्द मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक शब्द होता है ट्रांसफर। आपने सुना होगा हमारा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे अगर आप जीएसटी में, इनकम टैक्स में, या डीए में, या डबल ए और बहुत सारी ऐसी अलग अलग पोस्ट है जिसमें ट्रांसफर्स होते हैं। टैक्स असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, ऑडिटर है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि, और एक और शब्द होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन है ना। ये 2 शब्द क्या सेम है या अलग अलग है? ये तो अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग जो है इनमें कैसे हम फर्क बताते हैं, क्या क्या है? देखिए, ट्रांसफर होता है शॉर्ट टर्म के लिए यूज, माइग्रेशन शब्द होता है लॉन्ग टर्म के लिए यूज। जनरली जो मेन इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है, जब आपका ट्रांसफर होता है तो वो जनरली जो है 2-3-4 साल के लिए होता है, उसके बाद आपको फिर से कहीं और भेज दिया जाता है या फिर वापस बुला लिया जाता है। जैसे बैंक्स में ट्रांसफर होते हैं, एसएससी में ट्रांसफर्स होते हैं, यूपीएससी की पोस्ट में ट्रांसफर्स होते हैं। बट माइग्रेशन क्या होता है कि अगर आप यहाँ से
बिना वापसी की उम्मीद में जा चुके हैं और एज ऑफ नाउ आपका प्लान है कि आप वापसी नहीं आने वाले, देन वी माइग्रेट। जैसे मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, दिल्ली में ही मेरी लाइफ का काफी बड़ा पोर्शन बीता है, बट एक समय के बाद मेरी फैमिली माइग्रेट कर गई थी। यूपी में एक जगह है जिसे मुरादाबाद बोलते हैं, है ना। क्योंकि हम जब माइग्रेट यानी मूव करे थे तो हमारा वापसी जाने का कोई प्लान नहीं था, ना ही उसके बाद हम गए। तो क्या वो मैं टेक्निकली ट्रांसफर की जगह माइग्रेशन उसे बोल सकता हूँ? यस। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसफर मेरा नहीं हुआ। ट्रांसफर का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब में हूँ, मान लेते हैं जयपुर में मेरी पोस्टिंग है और वहां से मुझे जो है मान लेते हैं भेज दिया गया बीकानेर, तो मेरा ट्रांसफर हो गया बिकॉज मे बी मैं कल को वहां से वापस आ जाऊंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड दैट आई नीड टू स्पेंड देयर। कुछ ही समय के लिए मुझे वहां पर जाके बसना है और मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा फर्क मैंने आपको बता दिया। अब माइग्रेशन भी दो तरीके का होता है कि अगर एक जगह से कोई जा रहा है तो क्या कहेंगे, और एक जगह कोई आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे। अगर कोई कहीं पर आता है तो हम कहेंगे कि वो इन आ रहा है, आई से इन, आई से इमिग्रेशन। कोई कहीं से जाता है तो हम कहेंगे वो एग्जिट कर रहा है, ई से एग्जिट, ई से एमिग्रेशन। यानी अगर पर्सन ए कंट्री एक्स से कंट्री वाई में जा रहा है तो एक्स से एमिग्रेट और वाई में इमिग्रेट कर रहा है। सीधी बात, नो बकवास वाली कहानी करी है, सीधी सटीक बात स्क्रीन पर लिख दी है, आधे मिनट में समझ आ गई होगी। चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, आई थिंक आप इसे नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे तो अंग्रेजी में आपको ये सब पढ़ाया जाता है, बट मेरी जिम्मेदारी है सबको साथ लेके चलना, इसलिए बता रहा हूँ। इसीलिए कभी आप मान लेते हैं किसी दूसरे देश जाएंगे तो वहां पर आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है। इमिग्रेशन काउंटर पे वो आपसे फैंसी सवाल पूछते हैं, भाई क्या करने आए हो, यहाँ पे घूमने आए हो या बिजनेस से आए हो, क्योंकि वीजा अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, आप यहाँ से एमिग्रेट करके वहां पर इमिग्रेट करते हैं। नोट कर लिया? तो मैं आगे चलूं। बीच बीच में मुझे रिफ्रेश आज करना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं फाइल अपलोड करता हूं तो कर्सर वर्क करना बंद कर देता है, तो उस चक्कर में मुझे बार बार ऐसे जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा। इसे नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं, कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ओके प्लीज। अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो 4-5 बातें हैं। पहली बात ये कि सिटीजनशिप क्या है, कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। उसके बाद इमिग्रेशन, एमिग्रेशन क्या होता है, और इसके अलावा ट्रांसफर और माइग्रेशन में क्या फर्क होता है। एमी का मतलब होता है एग्जिट करना, यहाँ से जाना। पिंटू, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा, आई एम एमिग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेटिंग टू कैनेडा। ई से एग्जिट, ई से एमी, यानी यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ ना, जा रहा हूँ मैं, तो एमिग्रेशन। वहां पे इनसाइड आ रहा हूँ उस कंट्री के, तो इमिग्रेशन। अब देखो, पेपर में जो आपसे मेनली पूछता है वो ये पूछता है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। पहले के जमाने में वो सिर्फ पार्ट पूछता था, अब वो क्या करता है, आर्टिकल वाइज पूछता है। जैसे आपको एक स्टेटमेंट देगा और आपको ऑप्शन में देगा आर्टिकल 7, 8, 9 एंड 10। आपको बताना होगा ये कौन सा आर्टिकल है, तो उसके लिए हमें सारे आर्टिकल नंबर वाइज पता होने चाहिए। पहले 4 आर्टिकल सही समय आने पे पढ़ा दूंगा, बट मैं इतने में सीमित नहीं रखता अपने प्लस के कोर्स को, बिकॉज ये प्लस का कोर्स है और अच्छे से हम इसमें पढ़ते हैं, तो हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपको आधे मिनट में स्क्रीन पर दिखाता हूं कि सिटीजनशिप में मैं आपको आज क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सारे आर्टिकल याद कराऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सिटीजन्स को दी जाती है, एलियंस को नहीं। एलियंस मतलब जो भारत के नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि ये कुछ केसेस हम समझेंगे, और उसके बाद एक मोर इंपॉर्टेंट पोर्शन हम समझेंगे कि 5 तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है, उनके नाम क्या क्या है, उन्हें क्या बोला जाता है। ये पांचों मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है, रुकिए स्लाइड आने दीजिए, कितने तरीके, जो कि 3 होते हैं, नाम भी कहीं लिखा हुआ है 3 है आखिरी में, कितने तरीके से सिटीजनशिप को खोया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों खोने के तरीके, पांचों पाने के तरीके, नाम के साथ समझने के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसा पोर्शन पढ़ाऊंगा जिससे पेपर में अभी तक एसएससी में सवाल नहीं आया, स्टेट पीएससी में आते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो मैं आपको कहूंगा कि अगर इंटरेस्ट हो तो खुद पढ़ लेना, और उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है जी, मैंने अपनी तरफ से फाइल में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंटेंट मेंटेन करा है, उसमें एसएससी वाले पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, अदर वाला मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद मैं इस चैप्टर को पैक कर दूंगा। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कैसे पढ़ाता हूं। सबसे पहले फोकस करते हैं जी, ये जो स्क्रीन पर आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, नोट कैसे करना है, एक आपका सवाल आया है। नोट मैं आपको करा दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, सबसे पहले अगर आप नोट करना चाहते हैं, आप सिटीजनशिप आपने हेडिंग डाल के यहां तक लिखा होगा, उसके नीचे 5 से लेकर 11 तक आपको सारे आर्टिकल लिखने चाहिए। कायदा ये कहता है कि सबसे पहले सारे आर्टिकल्स आप अपने पास लिख लो, और चाहो तो इसका स्पेस छोड़ दो, और क्लास जब खत्म होगी या कल की क्लास के बाद आप ये सारे आर्टिकल लिख लेना। ठीक है, ये फाइल एक काम करता हूं आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा।
वैसे ना ये आर्टिकल जो है जब मैं आपको फाइल दूंगा ना 1-2 दिन के बाद उसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उसमें होंगे। तो आप चाहो तो अभी लिख लो, चाहो तो बाद में लिख लेना। स्पेस छोड़ दोगे तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। फाइल ये वाली हिंदी में नहीं है सिमरन, लेकिन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें हिंदी में डेटा दूंगा, वहां से लिख लेना, ठीक है। अभी के लिए इसका स्पेस छोड़ दो, 1 पेज आधा पेज जितना छोड़ना, और अभी के लिए समझ लो, ठीक है दोस्तों। शुरू करी जाए कहानी, फोकस करिए आप सभी लोग स्क्रीन की तरफ। देखिए, हमारा संविधान जब बना उससे पहले भी कुछ लोग भारत में रहते होंगे, जैसे कि हमारे दादा, नाना और परदादा, परनाना टाइप के लोग। संविधान बनने के बाद भी बहुत सारे लोग इस देश में जन्मे होंगे, जैसे कि आप और हम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान बनते समय या लागू होते समय भारत में आ गए होंगे, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो माइग्रेशन हुआ था, लार्ज लेवल बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था, है ना। तो इन सबको सिटीजनशिप एसोसिएटेड जो सवाल मिले होंगे इनके दिमाग से, उनका आंसर देने के लिए ये सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, 6 में क्या लिखा है, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आर्टिकल 5 डील करता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कमेंसमेंट का मतलब जब शुरू हुआ था संविधान, उस पॉइंट ऑफ व्यू की जो सिटीजनशिप है उससे जुड़ा। कुछ लोग इंडिया आ गए हैं पाकिस्तान से, उनके लिए बना है आपका आर्टिकल नंबर 6। कुछ लोग जो है माइग्रेंट है पाकिस्तान के, उनसे जुड़ा है आर्टिकल 7। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत का है लेकिन भारत में नहीं रहता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से जुड़ा है आर्टिकल नंबर 8। पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी वो लोग जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। 9, कंटिनेंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो सिटीजनशिप चलती जा रही है उससे जुड़ी बात है आर्टिकल नंबर 10 में। पार्लियामेंट के पास अधिकार है राइट ऑफ सिटीजनशिप को मेंटेन करने का। अब देखिए यहाँ पर है 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, आप यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो भी आप यही पेज पढ़ेंगे, एसएससी के लिए पढ़ेंगे तो भी यही पेज पढ़ेंगे, स्टेट पीएससी के लिए पढ़ेंगे तो भी यही पेज पढ़ेंगे, स्कूल के लिए पढ़ेंगे तो भी यही पेज पढ़ेंगे। तो मैं आपको सर्वज्ञानी बनाने की जगह पहले पेपर में टिक कराने की कोशिश कर देता हूं, पहले मैं पेपर में टिक कराने की कोशिश कर देता हूं। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। सिटीजनशिप का सबसे पहला आर्टिकल है, तो सबसे पहले की बात करेगा, यानी वो बात करेगा जब संविधान बना था, शुरू शुरू की। आर्टिकल 5 पहला है ना, तो वो खुद ही कह रहा है जी पहला हूं मैं, जब यानी पहले से जो होता आ रहा था, पहले से जो चल रहा था उस हिसाब से। क्या आर्टिकल 5 याद हो गया? मेरी बात को ध्यान से सुनना, नोट बाद में करते रहना। यानी जब बना था तब की बात, तो पहला आर्टिकल हो गया। आखिरी में लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, वो जैसे चाहे सिटीजनशिप के रूल्स को मोड़ सकता है। ये आखिरी हो गया। ऐसे ही आपको आर्टिकल 35 में भी सेम सिमिलर सी बात देखने को मिलेगी कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है। तो आखिरी में तो डिस्क्लेमर जैसा दे दिया जी, पार्लियामेंट के पास अधिकार है, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी के लिए 2 आर्टिकल याद करा दिए। आर्टिकल नंबर 5 जिसके अंदर बात कर रखी है संविधान जब शुरू हुआ था तब क्या होगा, यानी तब से एसोसिएटेड सिटीजनशिप। एक है आर्टिकल नंबर 11 जिसके अंदर मैंने आपको बताया पार्लियामेंट के पास अधिकार है ये लॉज में चेंजेस करने का। अब पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप यूएस के सिटीजन बन गए तो क्या भारत के सिटीजन रहोगे? नो। यानी अगर आप किसी और देश के सिटीजन बन गए, आपको ऐसा कुछ सवाल में मिलता है कि किसी और देश का सिटीजन बन गया, तो क्या वो भारत का सिटीजन रहेगा? बताओ, यस और नो? नो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, नो। आप इंग्लिश में कह रहे हो, मैं मैथ में कह रहा हूं। यानी 9 नंबर वाले में ये बात करी गई है कि अगर कोई किसी और देश का सिटीजन बनता है तो भारत का नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर टीचर की अपनी कला है याद कराना, अब हमारा काम है ना। तो ये बस समय के साथ, उम्र के साथ चीजें थोड़ी बहुत हंसी मजाक से सिखाने की आती है। हमने 5, 9 और 11 याद कर लिया, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप कहता है कि भारत में आप भारत के नागरिक है, ना कि यूपी बिहार किसी और के, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप थोड़ी सी अलग चीज है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनना। 6 और 7 कुछ कुछ एक जैसे हैं। जब संविधान बना था कुछ लोग तो उस समय से भारत में बैठे हैं, कुछ लोग या तो आए होंगे या गए होंगे। भाई यही तो केस है कि या तो पहले से यहीं बैठे हैं या फिर आए गए हैं, यही तो केस हो सकता है ना। तो 5 में कह रहे थे जी पहले से ही बैठे, 6 में कह रहे हैं इंडिया आ गए, उसके बाद वो कह रहे हैं माइग्रेंट हो गए पाकिस्तान के। तो ये तो कुछ कुछ एक जैसे हो गए। एक्चुअली ये जो माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान है ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर भी क्लॉजेस है कि जो जाकर आ गया उसका क्या होगा। अगेन उस तरफ अभी मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज मेरा काम पहले इन पर रट्टा पड़वाना है। बस ये ध्यान रखना कि 5, 6, 7 में पहले वाला तो है कमेंसमेंट वाला, यानी शुरुआत से जो चल रहा है। इसमें है फ्रॉम पाकिस्तान वाला और इसमें है टू पाकिस्तान वाला। थोड़ा थोड़ा समझिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बात जारी है प्यारे से दिमाग के अंदर। वो है माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान और एक है फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा डिटेल में है, पाकिस्तान की ही बात करी गई है बिकॉज इंडिया से पाकिस्तान ही बना था बस। पाकिस्तान ही तो, इंडिया इज इक्वल टू इंडिया प्लस पाकिस्तान, ऐसी कैलकुलेशन हुई थी, इसी वजह से पाकिस्तान ही स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है।
उसके बाद 8 और 9 में उन्होंने कहा था कि मैं सिटीजन बन जाऊं दूसरे देश का। तब बांग्लादेश नहीं था ना नीरज, तब तो पाकिस्तानी था सब कुछ। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब चीजें लिखी गई हैं। 8 और 9 भी एक जैसे हैं। देखो 9वें वाले में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही डिमांड कर ली थी कि भाई सिटीजन बन जाऊं दूसरे देश का। हमने कहा नो। तो उन्होंने उससे पहले थोड़ा सा छोटे लेवल पे जाके कहा था कि मैं बस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाऊं, दूसरे देश में रह लूं। हमने कहा ठीक है भाई रह लो, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिटीजन बन जाऊं। हमने कहा नो। यानी 5, 6 और 7 एक जैसे हैं। ये तो कमेंसमेंट वाला है, ये फ्रॉम वाला है, ये टू वाला है, ये पाकिस्तान पाकिस्तान है। पहले देखो याद रखना 6 आता है और पहले एफ आता है, बाद में 7 आता है और बाद में टी आता है। तो पाकिस्तान वाले में पहले फ्रॉम वाला है, बाद में टू वाला है। ऐसे ही 8 और 9 में, 9 पे तो 9 है, तो ये तो कुछ सिटीजन बनने की बात करी होगी दूसरे देश की। यहाँ पर उसने कहा होगा मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ, दूसरे देश में रह रहा हूँ। ये दोनों याद हुए आपको। 11 नंबर पे हमने पार्लियामेंट की बात करी थी कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है सिटीजनशिप से एसोसिएटेड लॉज को अमेंड करने का। 10 नंबर बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट टू सिटीजनशिप। ये भी पेपर का सवाल है आपके, ये भी पेपर का सवाल है, ये भी पेपर का सवाल है, ये भी पेपर का सवाल है, और हो सकता है किसी और पेपर में बाकी भी आए हो जो मेरी नजर में नहीं आए। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। 8 वाले में कहते हैं कि मान लेते हैं कोई भारतीय इंसान है जो बैठा है अमेरिका में, लेकिन वो है तो भारतीय इंसान, तो कुछ अधिकार तो उसे भी मिलने चाहिए ना। है तो वो अपना ही, भले ही दूसरे देश में बैठा है। तो उससे एसोसिएटेड बातें करी गई है 8 में। 9 वाले में बात जो है वो करी गई है कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सर आज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल अमित, मैं इस बात को आपकी मानता हूं। लेकिन अमित आप भी मेरी एक बात समझो, कहीं जगह पे ना मजबूरी हो जाती है एक टीचर की कि पेपर में टिक लगवा दूं, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप हर एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ोगे ना, विश्वास मानिए ये कम से कम 100 से 150 घंटे का कोर्स बनेगा, कम से कम बनेगा। क्योंकि आप भी समझदार हो, अगर मैं हर आर्टिकल को लिख लिख के या इसके सब क्लॉजेस वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसके लिए समय चाहिए। उस वजह से थोड़ा स्मार्ट मूव हम करके चीजों को याद करते चल रहे हैं, ठीक है। बाकी घर पे भी एक बार रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 10 पे। थोड़ा थोड़ा आपको मेरी बातें समझ आ रही है। पहले चलो एक टेस्ट दे दो, मुझे बताओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन से आर्टिकल से जुड़ी बात है। 8। पाकिस्तान से फ्रॉम है, देसी भाषा में बोल रहा हूं। 6। माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। 7। मुझे बताओ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय की बातें करो कुछ बढ़िया सी। 5। पार्लियामेंट के पास अधिकार है कानून बनाने का। 11। अब आप मुझे बताओ कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। 10। ये ना बड़ी सिंपल बात है, इसका मतलब क्या है समझो। अगर आज इस देश में कोई कानून बना हुआ है सिटीजनशिप का, जब तक अगला कानून नहीं आता तब तक जो पिछले कानून के तहत कोई सिटीजन है, नागरिक है, क्या वो नागरिक रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल है। अगर आज के कोई कानून के हिसाब से मैं इस देश का नागरिक हूं तो मैं तब तक नागरिक ही रहूंगा जब तक अगला कानून कोई ऐसा नहीं आ जाता, मतलब जो हिला दे उस रूल को। बस इतनी सी बात है। तो कंटिन्यूएंस का मतलब हो गया मैं कंटिन्यू रहूंगा। फटाफट से दोबारा सुनो, देखो सिंपल सी बात है। 5 में है अपना कमेंसमेंट वाला, 6, 7 में पाकिस्तान की बात है, पहले एफ आता है फिर टी आता है। 8 वाले में बात करी गई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 9 वाले में बात करी गई किसी और देश का नागरिक बन जाऊं, 10 में बात करी गई है कंटिन्यूएशन वाली, चलता रहेगा सब कुछ, 11 में बात कर रखी है पार्लियामेंट वाली। मुझे कितना ही कोसो, कितनी भी दुआएं दो, पेपर में यही काम आएगा। आप इधर उधर की कितनी भी चीजें पढ़ते रहो बैठ के कि 8 में कह रखा है कि किसी की शादी है तो उसके पास क्या अधिकार है, किसी का डाइवोर्स है उसका क्या अधिकार है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। पेपर ये सब पूछता है जी, सीधी बात है। एसएससी का पेपर है, एसएससी की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा पुण्य कमाया है, आपको आर्टिकल्स याद कराएं। मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। देखो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, एलियंस को नहीं। अभी एलियन कौन है, जादू नहीं जाएगा कोई मिल गया का वो एलियन ना। एलियन का मतलब यहां पर सिंपल सा है, फॉरेनर। जो भारत का नहीं है वो एलियन है, आउटसाइडर सिंपल भाषा में। ठीक है, विदेशी आप उन्हें कह सकते हैं। क्या क्या है ऐसे, आपको वैसे ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, इन पर रट्टा मार लेना कि 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे हैं जो सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। ये याद करना है, इसे लर्न करना है, कृपया करके इसे याद कर लेना। ठीक है, अब ये क्या क्या है ये आर्टिकल्स मैं आपको याद करा दूंगा जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, अभी के लिए मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा। कुछ बड़े कॉमन सेंस वाले हैं, राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बताओ ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं है।
मतलब एक बात बताओ, कोई ब्रिटिश आके वोट डाल देगा क्या हमारे विधायक जी के लिए? तो ये लॉजिकल है। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जब भी आप एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई भारत का नागरिक ही नहीं है तो वो भारत का नेता भी नहीं बन सकता। बड़ी बढ़िया बात लिखी गई है, ठीक है। इसी तरीके वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वीपी नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का गवर्नर नहीं बन सकता। ये सब चीजें कॉमन सेंस वाली है, यानी ये तीन बातें बड़ी प्यारी प्यारी कॉमन सेंस वाली है। ये थोड़े से रट्टे मेरे कहने से मार लेना। एक चीज में थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, कल्चरल एजुकेशनल वाला तो है ही, उसके अलावा ये तीन और है, ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल तो है ही, उसके अलावा तीन और है। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बस है ना कि जो ऐसी फाइलें हैं ना, इनमें मैं चाहता हूं कि इनके नोट्स आप क्लास के बाद बनाएं। मैं ऐसा चाहता हूं, क्यों? क्योंकि देखिए क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, है ना, ये थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो ऐसी चीजों के नोट्स आप चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। जैसे आपने क्या करा, सिटीजनशिप के नोट्स नहीं बनाए, कल मेरी बहुत सारी क्लासेस है, कल भी नहीं बनाए। परसों जो है आपने क्लास को विद एनोटेशन डाउनलोड करा, परसों आपने फुर्सत से बैठ के अपने नोट्स बना लिए। परसों मेरी काफी कम क्लासेस है, पूरे दिन में आप फ्री हो, परसों उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, तब आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है जी। चलें आगे। तो क्या हम इस क्लास के लिए डील पक्की करें कि इसके नोट्स आप बाद में बनाएंगे? बहुत रिजिड नहीं बनाना अपने दिमाग को कि सर किस दिन तो कह रहे हैं साथ में लिख लो, किस दिन कह रहे हैं बाद में बना लो। अपने को समझना है कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई रीजन है जो कहा जा रहा है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक बार मेरे कहने से मुझे आर्टिकल बताओगे अब आप। 15, 16, 29, 30, एक आर्टिकल में भूल गया, वो कौन सा भूल गया? 19, शाबाश। देख लो फिर से, 15, 16, 19, 29, 30, 16, 29, तीन आर्टिकल में भूल गया, वो कौन से तीन भूल गया जो भारत के नागरिकों के लिए है? शिवानी जी, हर आर्टिकल समझाया जाएगा अगले पार्ट में, जो कि फंडामेंटल राइट्स होंगे। अभी के लिए बस आप इन्हें याद कर लीजिए। 15 भूल गया, 19 भूल गया, 30 भूल गया, 29 और 30 के अलावा तीन भूल गया। 15, 16, 19, 29, 30 हो गए, थोड़े थोड़े दिमाग में बैठ गए बस। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब चल जाएगा, कि 17 है अनटचेबिलिटी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें अनटचेबिलिटी के तहत जो है परेशान करेंगे। कोई बाहर से आ गया आपको, अरे बस तुम्हें तो हम अनटचेबल कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये वाले पॉइंट जो है उन्हें अधिकार नहीं मिले, वो बाकी मिले हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने बैठ जाओगे, ऐसा भी नहीं है। पता है, ये ना बड़े लॉजिकल है। जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अब अपने लिए तो नौकरियां बच नहीं रही। अब ये सोचो अपने ऑफिस में आके ये सब भी बैठ गए, जर्मन बैठे हुए कोई डब्ल्यू बन के, कितना ही अजीब लगेगा, है ना। कोई सोचो जो है नाइजीरिया से आके बैठे हुए कोई अकाउंटेंट, कितना ही अजीब गरीब हिसाब हो जाएगा। तो अपने लिए नौकरियां हैं अपनी, इस वजह से ये नहीं है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला पॉइंट भी अपने लिए है, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी अपने लिए है। चलो आगे चलते हैं जी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में, इन इंडिया, बोथ आर सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज naturalized citizen are eligible for the post of president, while in US only by birth and not a naturalized citizen eligible for the office of president। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का इंसान भारत का नागरिक बन जाता है तो वो भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो यहाँ पे ना जन्मा हो। बट यूएस में ऐसा नहीं है। बस एक छोटा सा फैक्ट आपको बताने के लिए ऐड करा गया है, ठीक है जी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आगे चलते हैं दोस्तों। अब है कुछ ऐसा डेटा जो है थोड़ा सा मुश्किल, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखो, जो कमेंसमेंट हुई थी, कौन सा आर्टिकल है मैं नहीं बता रहा, आर्टिकल नंबर 5, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन नागरिक बन सकता है, उसकी कंडीशंस यहां पर ये दे रखी हैं, तीन। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? तीन कंडीशंस आपको यहां पर दे रखी है। उसके बाद ऐसी चार कंडीशन सॉरी दे रखी है। और हमने अब क्या करा है, जो आर्टिकल नंबर 5 था उसका ऑपरेशन यहां पर करा है। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? और अब आते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पे। ये क्या है, अभी इसे हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यानी सिटीजनशिप एक्वायर जो है आप कर सकते हैं कितने तरीके से? 5 तरीकों से। पहले ये तरीके पढ़ाता हूं, फिर बाकी बातें करेंगे। आप भारत के नागरिक 5 तरीकों से हो सकते हैं, जो जिसमें दो दो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला बाय बर्थ, आपका जन्म यहाँ पे हुआ, आप भारत के नागरिक हैं, सीधी बात, नो बकवास। यानी अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे, अगर आप भारत में जन्मे हैं, सो एंड सो डेट्स, अभी डेट्स की बात नहीं करते, तो आप भारत के नागरिक हैं। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। ये डेट्स पेपर में एसएससी में नहीं पूछी जाती है, स्टेट पीएससी यूपीएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी बस समझाने के लिए स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिस डेट बट बिफोर दिस डेट इज अ सिटीजन बाय बर्थ, भले ही उसके पेरेंट्स किसी भी देश के हो।
लेकिन अगर वो इस तारीख के बाद जन्मा है तो वो भारत का तभी नागरिक माना जाएगा जब कोई सा एक नागरिक भारत का कोई सा एक जो पेरेंट है वो भारत का नागरिक हो। और अगर वो इंसान जो है further, those born in India after this date are considered citizens of India only if both of their parents are citizen of India, or one of whose parents is a citizen and other is not an illegal migrant at the time of the birth। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग भाषा है और पेपर यहाँ से सवाल भी नहीं पूछता, फिर भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने कुछ डेट्स दे रखी है। सबसे पहली डेट है 1950 की, फिर है 1987 की, फिर है 2004 की। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझ में ना भी आए तो जाने देता, कोई खास टेंशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका जन्म इससे पहले हुआ तो कोई टेंशन है ही नहीं, और ये है 1950 वाली डेट, और साथ में 1950 से 1987 के बीच में भी अगर आपका जन्म हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली स्टेटमेंट, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर दिस डेट बट बिफोर दिस डेट ये सिटीजन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप जो है वो कौन से देश के नागरिक हैं। यहां तक आप समझे? यानी अगर आप 1987 से पहले जन्मे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। सिंपल कंडीशन चाहिए कि भारत में जन्म हो। उसके बाद अगर आप 1987 के बाद जन्मे हैं तब आप भारत के नागरिक तभी माने जाएंगे जब मम्मी या पापा में से कोई सा एक भारत का नागरिक हो। यहां तक आप समझे? यानी या तो मदर या फादर में से कोई एक भारत का नागरिक हो। आगे बढ़ते हैं। Those born in India after this date are considered citizens only if both of their parents are citizens। या तो दोनों सिटीजन्स हो या फिर एक सिटीजन हो, दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। यानी यहां पर भी सेम क्लॉज है, मदर या फादर में से कोई एक होगा प्लस दूसरा पापी नहीं होगा, यानी दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। चीजें बहुत सिंपल है, पता है? आप लोग बस ज्यादा सोच रहे हो, आपके लिए नई है चीजें, न्यू है, कंफ्यूजिंग नहीं है, मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। 1987 से पहले जन्मे तो भारत के नागरिक, 1987 से 2004 के बीच में जन्मे तो कोई सा एक है आपका जो मदर या फादर में से कोई सा एक भी है यहाँ का भारत के नागरिक। 2004 के बाद कंडीशन लगा दी थी कोई सा एक है, जी हाँ, लेकिन क्या दूसरा इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है? नहीं है, तो आप भारत के नागरिक। 1950 और 1987 के बीच में कोई फर्क नहीं है। देखो बोथ में तो है ही है ना, बोथ तो यहाँ पर भी काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, यहाँ पर भी, बोथ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों ही भारत के नागरिक है ना। बोथ का तो सवाल ही नहीं, बोथ तो हर जगह काम कर रहा है। सिंगल में कंडीशन क्या है कि अगर 1987 से पहले हो, एनीवन नहीं, हाँ मतलब इससे पहले हो ऑलवेज। 1987 बता रहा हूँ ना अभी, 1987 से 2004 एनीवन, 2004 के बाद एनीवन, और अदर इलीगल नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। समझे आप लोग? नहीं 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 कशिश, आप समझे नहीं। अगर वो भारत का नागरिक बन गया तो उसके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं हो सकती। इलीगल क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। मैं मान लेते हैं कोई इंसान किसी दूसरे देश से भारत में आके रहने लग गया, इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, बाद में वो पकड़ा गया, ठीक है, तो वो तो इस देश से निकलेगा ही। लेकिन 2004 के बाद अगर उसके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी भी नागरिकता छिन जाएगी। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए करा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल भारत में आके किसी भारतीय से मैरिज कर ले और उसके बाद जो भी उनके बच्चे होंगे वो लीगल यानी सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाएंगे। ये सिक्योरिटी रीजन से, भारत की सेफ्टी के लिए करा गया क्लॉज है, ठीक है। मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ, पेपर में ये शायद नहीं आएगी, मेन फोकस इन 5 नामों पे करिएगा। लैग आ गया हो, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझे। पहले पॉइंट की बेसिक कंडीशन है कि उस इंसान का जन्म भारत में होना चाहिए, यानी उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे भारत के किसी प्लेस का नाम लिखा होना चाहिए। जसविंदर आपका सवाल नहीं समझा, डिटेल में लिखिए क्वेश्चन टैब में। समझ पा रहे हैं आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? पहला पॉइंट ये है कि जन्म यहां लेंगे प्लस 3 अलग अलग केसेस। 1987 से पहले जन्म यहां ले लिया, आप सिटीजन हो। उसके बाद 2004 तक जन्म यहां ले लिया, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, क्या कोई एक मम्मी या पापा में से कोई एक इंडियन है? जी हाँ, चलो आप सिटीजन हो। तीसरे केस में अगर आप 2004 के बाद जन्मे हो, सबसे पहला क्या इंडिया में जन्म है? हाँ। क्या मम्मी पापा में से कोई सा एक भारतीय है? जी हाँ। क्या दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है? नहीं, तो आप सिटीजन हो। समझ पा रहे? बड़ा सिंपल है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बस अपनी सोच को थोड़ा सा एक्सेप्टेबल बनाओ। जरूरी नहीं कि जो आपको नहीं आता वो मुश्किल है, बस नया है आपके लिए। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे, बाय डिसेंट। ये क्या होता है समझाता हूं।
कोई एक ऐसा इंसान है जो भारत में नहीं जन्मा लेकिन उसके पिता जो है वो भारतीय हैं, तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यानी किसी इंसान का जन्म हुआ है भारत के बाहर, मान लेते हैं अमेरिका में किसी का जन्म हुआ है, उसे इमेजिन करो। तो अमेरिका में अगर किसी का जन्म हुआ है तो क्या वो इस कंडीशन से नागरिक बन सकता है? आप आपस में बातें करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, अपना नुकसान मत करिए, ठीक है। अगर कोई अमेरिका में जिसका जन्म हुआ है तो क्या वो पहले केस से आप भारत का नागरिक बन सकता है? नहीं। तो उसे दूसरा केस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा केस क्या है? ये पर्सन जो है वो भारत के बाहर जन्मा है, ठीक है। कौन से दो डेट्स के बीच में है? 1950 और 1992 के बीच में। ये भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब इसके पिताजी जो है भारत के नागरिक हो, जब ये जन्मा था। यानी 1992 से पहले अगर ये पैदा हुआ है बाहर यूएस में, यूएस का सिर्फ एग्जांपल है, कोई सी कंट्री इमेजिन करानी है इसलिए बोल रहा हूं, तो वो तब भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन अगर वो इंसान इस तारीख के बाद उसने जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब कोई सा भी एक पेरेंट जो है वो भारत का नागरिक हो। ये समझ गए ना कि ऐसा क्योंकि सिर्फ फादर ही, मदर भी तो हो सकती है भारतीय, तो उस केस में भी वो माना जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन 2004 से भी कहानी आगे बढ़ गई तो वो भारत का नागरिक सिर्फ तब माना जाएगा जब उसके जन्म होने के 1 साल के अंदर अंदर वहां की जो एम्बेसी होगी ना, वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा। 3 केसेस है, बड़े सिंपल सिंपल है, आराम से सुनो। 1992 से पहले तो फादर भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। 92 से लेकर 2004 तक दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए। 2004 में शिकंजा और कस दिया और कह दिया जी भारत के नागरिक आप तब बनोगे जब आपकी जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन, यानी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ की दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज अभी के लिए समझ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। जब बाद में नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ आप इतना नोट कर लीजिएगा, जो 5 नाम है आप इन पे रट्टा मार सकते हैं कि बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आप समझ पाए? 2 केसेस आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। यस राहुल, बिल्कुल सही सोचा आपने। तीसरे नंबर पे है रजिस्ट्रेशन। पहले 2 केसेस में क्या था कि पहले केस में जन्म भारत में हुआ है, दूसरे केस में जन्म हुआ है भारत के बाहर, लेकिन उसके माता पिता में कोई ऐसा इंसान है जो भारत का नागरिक है। यहां तक आप समझे? पहले केस में हमने 3 अलग अलग लेवल समझे, दूसरे केस में हमने 2-3 अलग अलग लेवल समझे। तीसरे केस में आ गया कि बाय रजिस्ट्रेशन, यानी अगर मैं जो है रजिस्टर करा के भारत का नागरिक बनना चाहता हूं तो क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। कोई अगर एक इंसान जो है भारत में 7 सालों से रह रहा है और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है भारत की सरकार को कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये लिखा है पॉइंट नंबर ए में, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन इफ ही बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। यानी बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। यानी कोई मान लेते हैं, कोई एक इंसान है, मान लेते हैं वास्को डिगामा, वो भारत में आने आके रहने लग गया इलीगली, उसे 15 साल हो गए रहते रहते। अब वो कह रहा है जी मुझे भारत की नागरिकता दे दो, तो क्या वो पहले क्लॉज का इस्तेमाल करके भारत का नागरिक बन सकता है? यस। वो सिंपली क्या कहेंगे जी, बताएंगे मैं पिछले 15 साल से इस पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ, अब मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ तो मुझे आप नागरिकता दे दो। पहला पॉइंट आप समझे? ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉजेस है, इन सब का इस्तेमाल करके आप बाय रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक बन सकते हैं। मेरा पढ़ाने का पर्पस ये नहीं है कि क्या कैसे है क्या कैसे है, मेरा पर्पस है आपको बाय रजिस्ट्रेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और भी कई सारे क्लॉजेस है, आप इससे एक बार खुद गो थ्रू कर सकते हैं। एसएससी इतना डेप्थ में नहीं जाता है, बट मैं फिर भी चाहूंगा आप इसे एक बार पढ़ लें, ठीक है। फाइनल कॉल आपका है। मेरा जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ाने का मकसद है वो जो टाइटल बोल्ड में लिखा है उसे सिखाना है कि बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। यानी कोई एक ऐसा इंसान है जो इंडिया का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो भारत के किसी इंसान से शादी कर चुका है और वो 7 साल से यहीं पे रह रहा है, तो अब वो रिक्वेस्ट करके नागरिकता ले सकता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो क्लॉजेस हैं नेहा आपके सामने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। बाय नेचुरलाइजेशन ये क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन इफ ही possesses द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया प्रिवेंटेड। हाँ, पहली बात तो भारत के उस देश से अच्छे संबंध होने चाहिए। दूसरी बात, ही दैट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन। यानी वो उस देश की नागरिकता को छोड़ने को तैयार है भारत का नागरिक बनने के लिए। यानी अगर उसे 7 साल भी नहीं हुए, अगर 7 साल हो गए तो वो इस केस का इस्तेमाल कर सकता है ना, मैं 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे,
पुडुचेरी में, अब मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। अगर मुझे और जल्दी चाहिए तो स्पेशल केसेस में सरकार मुझे वो दे सकती है। उसकी कंडीशंस क्या है? पहली बात, जिस देश का वो है और भारत के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। दूसरे नंबर पे वो तैयार होना चाहिए कि मैं उस देश की नागरिकता को त्याग दूंगा अगर मुझे भारत की नागरिकता मिलती है। तो क्या आप चौथा पॉइंट समझ पाए? यानी नागरिकता जो है पूरे तरीके से सरकार ने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं है कोई रिजिड रेड टेपिज्म बना रखा है कि नहीं अभी तुम्हें 6.5 साल हुए तुम नहीं कर सकते। जनरली वो केस है, बट एक ओपन एंड सरकार ने अपने लिए रखा हुआ है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जो भारत में आना चाहता है वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? हमारी सरकार डिसाइड करेगी। 5वें नंबर पे और भी इसके कई सारे कंडीशंस है, जिसमें ई पॉइंट जो है वो बड़ा खास है, फीस ऑफ गुड कैरेक्टर। खैर ये सब आप बाद में देख लेना। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पाकिस्तान या नेपाल या चाइना, दुबई, अफ्रीका पूरा ले लो, कोई सी भी जगह ले लो, अगर भारत ने इसमें से किसी भी इलाके को भारत का हिस्सा बना लिया तो क्या लॉजिकल नहीं है कि वो लोग भी भारतीय हो गए? सोच के देखो कि हमने क्या करा है, न्यूयॉर्क भारत में आ गया या पेरिस आ गया भारत में, मजा ही आ जाएगा। नहीं, पेरिस भारत का हिस्सा बन गया तो क्या जो पेरिस के लोग हैं वो पारसी नहीं है? वैसे पेरिस के लोग पारसी नहीं होते, बस ऐसे एक लेम जोक मार रहा हूँ आपकी नींद को खोलने के लिए। जो पेरिस के लोग हैं वो भारतीय हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर आप पौंडीचेरी को भारत का हिस्सा बनाते हैं तो डेफिनेटली पौंडीचेरी के लोग भी भारतीय हो जाएंगे। क्या आपको 5 केस समझ आई? मैंने आपको 5 केस जो समझाए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसकी कंडीशंस मैंने आपको पढ़ा दी। कहाँ गया मेरे दोस्त, मेरे मित्र? अगर उसका जन्म भारत में हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, भारतीय है। अगर उसके फैमिली में कोई भारत का नागरिक था और उसका जन्म बाहर कहीं हुआ है तो वो भारत का नागरिक है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर वो भारत में काफी सालों से रह रहा है और वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो बाय रजिस्ट्रेशन उसे वो नागरिकता मिल सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो कुछ स्पेशल केसेस के लिए अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप दे सकती है, भले ही उसे उतना लंबा समय नहीं हुआ है। अगर भारत किसी इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेती है तो उस इलाके के लोग भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। क्या आपको पांचों केसेस समझ में आए? विश्वास मानिए मेरा, एसएससी लेवल पे ये मैक्स है जो मैं कर सकता हूँ लिमिटेड टाइम में जो अपने पास होता है, और इससे ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई पढ़ा सकता है, और हो सकता है कोई पढ़ा सके, बट आई थिंक इतना काफी होना चाहिए। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे सीमित नहीं करा है, मैंने सब डेटा आपके लिए फाइल में ऐड करके छोड़ा है। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, कि आपको 5 तरीके रट्टे मारने में आसानी होगी। अब 5 बातें हैं, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। याद रखना 5 है, पेपर आपसे पूछता है। अब आ जाते हैं जी नागरिकता छीनने पे। शुभराज, सिंपल एक लाइन में बोलता हूँ, बाय वे ऑफ वीजा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां जो भारत में डायरेक्टली भी आ जाएंगे तो उन्हें वीजा ऑन अराइवल मिलता है। कई सारे देश ऐसे हैं जिनके लोगों को भारत में आने के लिए वीजा की आवश्यकता तक नहीं है और वो आराम से रह सकते हैं भारत में। जैसे आप इंडोनेशिया जाएंगे तो आपको पहले से वीजा नहीं चाहिए, सिंपली आप वहां जाएंगे, वीजा आपको ऑन अराइवल एक ठप्पा मारेंगे, वीजा आपको मिल जाएगा। टूरिस्ट वीजा होता है वो। बिल्कुल आ सकता है श्रेया जी, गोवा आ सकता है, पौंडीचेरी आ सकता है, और अब जो सिक्किम आपने लिखा वो भी आ सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी नागरिकता छीनने वाले केस। क्योंकि यूएस सिमर बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, तो वो इन्फ्लक्स वहां पे बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसी वजह से जो है वहां पर वीजा की लाइन इतनी लंबी रहती है, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीके से हो सकती है। ठीक है जी। वो 3 तरीके क्या है? रेनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। अब ये शब्द ही अपने आप में बड़े भारी है, इसका मतलब तो समझ में आए हमें। रेनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। रेनंसिएशन का मतलब क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्क्रीन पर लिखे हुए डेटा से डरना मत। अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ठीक ठाक दिमाग कैरी करता हूं और सही मेरी उम्र है, और मैं जाता हूं खुद भारत सरकार के पास कि मैं अपनी नागरिकता त्यागना चाहता हूं, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और अगर मेरी फैमिली है मेरे पास और मेरी फैमिली में कोई माइनर्स हैं तो उनकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो वो चाहे तो वापसी भारत का नागरिक बन सकता है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। रेनंसिएशन में क्या है? मैं जाकर खुद कह रहा हूं जी मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। समझे यहां तक? पक्का? और अगर मेरा कोई ऐसा बच्चा है जो अभी माइनर है, उसकी नागरिकता भी चली जाएगी, बट जब वो 18 साल का होगा तो याद करो, बाय बर्थ या बाय जो डिसेंट है
फिर भारत की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि वो अगेन वो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्लॉजेस। रेनंसिएशन समझ आया, यानी मैं खुद कह रहा हूँ जी सिटीजनशिप मुझसे ले ली जाए। बाय टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, बस सिंपल सी बात है, मैं बन गया मान लेते हैं नाइजीरिया का नागरिक, तो भारत की नागरिकता गई। समझ पा रहे हैं बात को? मैं किसी और देश का नागरिक बन गया, भारत की नागरिकता गई। तीसरे नंबर पे है डेप्रीवेशन, यानी मुझसे नागरिकता छीनी जाएगी। देखो तीनों में फर्क को समझो। पहले में मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहां जाऊंगा, मैंने बस ये कहा कि ये रखो अपनी सिटीजनशिप, मैं चला। कहां चला मैं नहीं बता रहा। दूसरे केस में इन्हें पता लगा कि मैं बन गया नागरिक साउथ अफ्रीका का, तो इन्होंने कहा जी यहाँ की नागरिकता गई, टर्मिनेट हो गई आपकी। तीसरे केस में क्या है, मेरे से मेरी नागरिकता छीन ली जाएगी। तीनों में फर्क समझ पा रहे हैं आप? पहले केस में मैं नागरिकता दे रहा हूं, दूसरे केस में मैं किसी और देश की ले रहा हूं जिस चक्कर में जा रही है, तीसरे केस में मुझसे नागरिकता छीनी जा रही। क्यों छीनी जाएगी? मैं बहुत ही बुरा इंसान हूंगा डेफिनेटली, तभी ऐसा होगा। अगर मैंने फर्जी तरीके भारत की नागरिकता हासिल करी है, अगर मैंने संविधान के खिलाफ कुछ काम करा है, अगर मैंने जो है किसी दूसरे देश, किसी एनिमी कंट्री के साथ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करा है जो भारत की नागरिकता या भारत की जो एकाग्रता है उसे चोट पहुंचा सकता है, ऐसी कुछ कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बस ये ध्यान रखना है कि टर्मिनेशन का मतलब है दूसरे देश की नागरिकता ले ली, डेप्रीवेशन का मतलब है मुझसे नागरिकता छीन ली गई है। पक्का आप समझ पा रहे हैं? भले ही भारत का संविधान या भारत अपने आप पे फेडरल नेचर का है, यानी स्टेट्स के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है, बट क्योंकि सिटीजनशिप सिंगल है तो पूरा कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है। दूसरे देशों में क्या होता है, दूसरे देशों में डुअल सिटीजनशिप है, जैसे कि स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं, यूएस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इनमें कैसे चलता है कि दो नागरिकता है, एक उस स्टेट की एक उस कंट्री की। ठीक है, क्या आपको यहां तक की बात समझ आई? देखिए ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, और आपको भी ये समझना होगा कि जितना नॉर्मली पढ़ा जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। कुछ पोर्शन को मैंने रीड नहीं करा है, बस फाइल में ऐड करा है, जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसे घर से पढ़ के आएँगे। अब मैं एक छोटा-सा काम कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा सिटीजनशिप रिवाइज करा रहा हूँ विद इन 2 टू 5 मिनट्स, लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन आपको खाली रखना पड़ेगा। मैं आपको क्लास का काम क्लास में ही तैयार करा के भेजूंगा, आपको घर पे सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना, लेकिन कमेंट सेक्शन करना होगा जी आपको खाली। पूरे तरीके फोकस करिए मेरी बात पे। एक घुट पानी पी लेता हूँ, अगर आप मुझे इस बात की परमिशन दे, जब तक आप परमिशन देंगे मैं पी लेता हूँ। बहुत ही ठंडा पानी है। चले जी आगे। अब मैं पढ़ाता हूं जी आपको एकदम गोली माफिक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पार्ट 2 जो भाग 2 है हमारे भारत के संविधान का, जिसके अंदर अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 आते हैं, वो डील करता है नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से। सिटीजनशिप से जुड़े जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो है टोटल 5 से लेकर 11 तक। 5 के अंदर बात करी गई है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये शुरू हुआ था संविधान तब के बारे में। 6 और 7 में पाकिस्तान की बात है, 6 में है फ्रॉम और 7 में है टू। 8 में है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 9 में है अगर मैं किसी और देश की नागरिकता ले लेता हूं तो क्या होगा, 10 में है कंटिन्यूएशन ऑफ या कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी मेरी सिटीजनशिप चलती रहेगी जब तक कोई नया लॉ नहीं आ जाता, अगर पिछले लॉ के तहत मुझे नागरिकता मिली हुई है। 11 नंबर पे आता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है राइट ऑफ सिटीजनशिप को बाय लॉ रेगुलेट कर देगा। ठीक है, इतनी स्पीड चलेगी आपको अभी, क्यों मैं जनरली हर कोर्स में ऐसे रिवीजन पोर्शन लेता हूं, इस कोर्स में पहली बार ले रहा हूं तो आपसे पूछ रहा हूं, चलेगी इतनी स्पीड? समझ आ रहा है? क्लियर? थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो। समझ आ रहा है? चलो ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। ये पोर्शन मैंने आपको बता दिया। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं, जैसे कि वो कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से आर्टिकल में कवर होते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। 29, 30 कल्चर वाला है, तो कल्चर तो भारत का है तो भारतीय को मिलना चाहिए। 15, 16, 19 ये भी ध्यान रखेंगे, 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उन पे इलेक्शन के लिए, वोट डालने के लिए और मेंबरशिप के लिए भी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक आप अलग-अलग 5 तरीकों से हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बस किसी भी तरीके भारत का नागरिक आपको बनना ही है। ये कुछ पेजेस हैं जो एसएससी नहीं पूछता, मैंने फिर भी फाइल में ऐड करके डाला है, आप इसे आराम से जो है पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 5 से एसोसिएटेड है, कमेंसमेंट वाले केस में क्या-क्या होगा। आ जाते हैं जी आगे। बाय बर्थ, यानी अगर किसी इंसान का जन्म भारत में हुआ है, कब हुआ है वो केसेस समझते हैं। अगर उसका जन्म 1950 से पहले या फिर 1950 के बाद और 1987 तक भारत के अंदर उसका जन्म हुआ है। एक्चुअली 1950 वाला क्लॉज इसलिए दिया गया है क्योंकि वो कमेंसमेंट में ही कवर हो जाएगा। कमेंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो कमेंसमेंट में ही इससे पहले की डेट का कवर हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये बाय बर्थ वाला जो केस है ये हमारा आया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत। इससे पहले के सारे केस आर्टिकल 5 में ही कवर हो गए थे। इसी वजह से इन्होंने कहा है कि देखो 1950 से पहले का तो आर्टिकल 5 में कवर कर लो, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 1987 वाला जो क्लॉज है 1950 से, ये ऐसे कर लो, उसके बाद वाला ऐसे कर लो। समझ गए 1950 क्यों लिखा गया है? कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली उसमें, बस क्योंकि वो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाला पोर्शन है इसलिए उसे अलग से बाय बर्थ में दिखा रखा है।
1950 से 1987 तक अगर आपका जन्म भारत में हुआ था तो इररिस्पेक्टिव आपके माँ बाप कहाँ के थे, आप भारत के नागरिक हैं। 1987 से लेकर 2004 के बीच अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पेरेंट्स में से एक भी भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक है। उसके बाद अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपके पेरेंट्स में से कोई एक नागरिक होना चाहिए और साथ में जो दूसरा इंसान है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे भारत में आपका जन्म नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आपका जन्म 1950 से 1992 के बीच में हुआ है, बाहर कहीं और देश में, मान लेते हैं फ्रांस में, और आपके पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपका जन्म 1992 के बाद हुआ है, 2004 से पहले, तो उस केस में अगर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है भारत का नागरिक है, तो आप भारत के नागरिक हैं। उसके बाद अगर हुआ है, तो एक स्पेशल कंडीशन ऐड करी गई है कि वो बाकी सारी कंडीशन सेम है कि 1 साल के अंदर-अंदर वहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है, उन्हें नोटिफ़ाई करा गया होना चाहिए कि आपका जन्म हो गया है। रजिस्ट्रेशन यानी कई सारे केसेज़ हैं जिसमें जो है भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है, वो केस आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी बाय रजिस्ट्रेशन आप अपनी तरफ से जो है नागरिकता माँग सकते हैं। चौथे नंबर पे नेचुरलाइज़ेशन यानी भारत सरकार आपको अपने पास एक सर्टिफ़िकेट इश्यू करेगी अगर आप ये सारी कंडीशंस जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इन्हें सैटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी? इसके बाद आ जाता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर आप मान लेते हैं कि हमने जर्मनी को ही भारत का हिस्सा बना दिया, तो जितने जर्मन्स हैं वो सब भी भारतीय बन जाएंगे। अब आ जाते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है रिनंसिएशन, मैं खुद ही रिनाउंस कर देता हूँ सिटीजनशिप, मैं खुद ही त्याग देता हूँ भारत की नागरिकता। दूसरे केस में है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर मैं दूसरे देश की नागरिकता को हासिल करता हूँ, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट मेरी इस देश की नागरिकता चली जाती है। तीसरे केस में डेप्रिवेशन, जिसके अंदर भारत की सरकार मुझसे मेरे देश की जो नागरिकता है वो छीन लेगी ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन। क्या आपको सारी बातें समझ आई? थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि थोड़ा रिवीजन आपका हो जाए। सीखने को मिल रहा है आपको क्लासेस में? पक्का? चलो, अब एक छोटी-सी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूँगा। मेरा कोई ऐसा ज़बरदस्ती का टारगेट नहीं होता कि बच्चों को 2 घंटे बाँध के रखना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर क्लास से पहले मैं एक टॉपिक डिसाइड करता हूँ, मेरा अंदाज़ा होता है कि वो इतने टाइम में कवर होगा। अब मैं वो टॉपिक कवर करा दिया है, अब मैं एक काम कर देता हूँ, आपके नोट्स में आपको क्या-क्या लिखना है, वो मैं आपके लिए प्रॉपर मार्क कर देता हूँ। ये तो चलेगा? ध्यान से सुन लेना क्या-क्या, कैसे-कैसे लिखना है, बस वो छाप लेना, उतना काफ़ी रहेगा। चलो, अभी जाने की जल्दी मत करो, मान के चलो 12 बजे तक क्लास है, तो ऐसे अपना नुकसान खुद नहीं करना अपने को। देखो, प्रियम्बल तक का पोर्शन तो आपका तैयार ही है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है? ये छाप लेना। एक काम करो, ऐसे टिक करते चलो, ये छाप लेना, ये छाप लेना, ये छाप लेना, पूरा एग्ज़ाम्पल भी छाप लेना। ये पूरा छाप लेना जी, कॉपी पेस्ट मारना है, अपने प्यारे दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करना, जैसा है वैसा छापना है क्योंकि स्टेटमेंट मिलती है। हाइलाइट कर रहा हूँ ना, देखो मैं साइड साइड में ब्रैकेट बना रहा हूँ, हाइलाइट कर रहा हूँ। आ जाते हैं जी आगे, यहाँ तक अगर आपने छाप लिया तो आप जीत जाएँगे। जिसे नोट्स नहीं बनाने, हाँ, वो जा सकता है। क्यों नहीं बनाने भाई नोट्स? नोट्स बनाओ यार, क्या बात कर रहे हो? पढ़ो, लिखो, देश का नाम रोशन करो। चलो, आओ इधर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है अपने पास कि इस तरीके यहाँ पे लिख लेना, राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स, ऐसे लिख के आर्टिकल 15, 16, 19, बस इतना-इतना लिख लेना, आर्टिकल के नंबर लिखना, पूरी स्टेटमेंट मत लिखना, और राइट टू वोट लिख देना, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस लिख देना, और एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन ऑफिसेस, इसके आगे 1-2 एग्जांपल लिख देना। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, इस पेज का निचोड़ मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल रट्टे मार लेना, पेपर पूछ सकता है। ये चाहो तो लिख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगेन ये आपके ऊपर है, ये आपके कई चीज़ें देखिए मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिस पोर्शन आई वांट यू टू रीड वन्स, एक बार इसे रीड कर लेना, पेपर यहाँ से कुछ खास नहीं पूछता है, एक बार इसे रीड कर लेना, अच्छा रहेगा। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसे अपनी कॉपी में छापना है, ये पाँचों नाम पे रट्टे मारने हैं, घोट के पीना है, चाय के साथ बिस्कुट मट्ठी की तरह इसे खा के पीना है, ठीक है? और ये इसमें ऐसे टेबल के रूप में बना लेना। टेबल के रूप में समझ गए ना कैसे? एक लाइन बनाई, यहाँ लिखा 1950, पूरी डेट लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर 1987, यहाँ पर ये, और ऐसे बनाना कि मदर और फादर में से कोई होगा, यहाँ पर मदर और फादर में से कोई होगा, प्लस जो अदर है वो इलीगल नहीं होगा। इस तरीके अपने को स्मार्ट नोट्स बनाने, इलीगल नहीं होगा ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने नीचे बना रखा है, ठीक है? तो इन शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, इन शॉर्ट। यहाँ पर जो है डिसेंट में भी ये इन शॉर्ट नोट्स बना लेना, जैसे एक वो अपने नंबर लाइन के हिसाब से बना लेना। उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन में आई थिंक कुछ खास ऐसा वो नहीं है, नाम नोट कर लेना काफ़ी रहेगा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत जनरल सी बातें, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जो है, ये भी, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है लिखने का। ये आपको अपने नोट्स में लिखना है, रट्टे मारने हैं जी तीनों नामों पे। और शॉर्ट में ये लिख लेना, रिनंसिएशन का मतलब मैंने त्याग दिया, त्याग दिया, इस तरीके शॉर्ट में लिख लेना। दूसरे देश की नागरिकता ले ली, एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ऐसे लिख लेना। और यहाँ पर लिख लेना कि
मुझसे छीन ली गई है, अगर मैंने बाय फ्रॉड करा है, धोखाधड़ी करी है, इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए, आपका भला हो जाएगा। ये पॉइंट ऐड कर लेना कि भारत के पास है सिंगल सिटीजनशिप, और ये 2 देश लिख लेना। यूएसए सबको पता होता है, ये स्विट्जरलैंड नहीं पता होता, क्या पता पेपर में ये दे दे कि इनके पास है डुअल या फिर डबल सिटीजनशिप। इतना लिख लेना, नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी पोर्शन को भी रीड कर लेना। देखो, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो अगर जो बाकी पेजेस मैंने खाली भी छोड़े हैं उन्हें भी रीड कर लोगे तो तबीयत खराब नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। क्या आपको सीखने को मिल रहा है? लग रहा है सही कोर्स में आए हैं आप। जो मैंने आपको कहा था कि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसकी पहली क्लास थी आपकी। मैं इसी तरीके आपको बाकी टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। किसी के नोट्स क्लास में बनवाऊंगा, किसी के नोट्स आप घर पे बनाएंगे, और अल्टीमेटली हमें एक टीम के तरीके काम करना है। ऐसा रिजिड नहीं होना कि सर क्लास में ही सब कुछ लिखवाओ, ऐसा नहीं कि सर सब इजी इजी पढ़ाओ, नहीं। तरीका मेरा ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आपको जैसे जैसे कहा जाएगा आपको वैसे वैसे करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब आपको कहा जाएगा घर पे नोट्स बनाओ तो बनाने हैं, जब कहा जाएगा क्लास में लिखो तो लिखना है। इतना विश्वास आपको करना पड़ेगा अपने एजुकेटर के ऊपर, ठीक है जी। चलो, बस मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे वाली क्लास में। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। सुबह 10 बजे क्लास है, टाइम से आ जाना, जल्दी उठ जाना। सर्दी हो रही है लेकिन इतनी भी नहीं हो रही कि 10 बजे क्लास में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रफुल्ल जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले समय में एक ज्योग्राफी का कोर्स भी आपके लिए ले आऊं, बट मैं चाहूंगा कि आप उसका वेट ना करते हुए आप ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड कोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्योग्राफी काफी डिटेल में मैंने पिछले कोर्स में पढ़ाई है। विश्वास मानी काफी काम की है। आप एक बार उसे जो है चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जल्दी ले आऊं। सीजीएल का भी मैसेज आया है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले रक्षा अपनी तबीयत चेक कराइए ना, डॉक्टर के पास जाइए आप देखिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जबरदस्ती बॉडी को खींचने का कोई फायदा नहीं। आप एक बात बताइए, आपके पास कोई स्कूटी है, कार है, बाइक है, अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो सबसे पहले क्या करोगे? डॉक्टर, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे पता नहीं था। जितना कर पाए उतना करिए, और अपनी तबीयत से ऊपर किसी चीज को मत रखिए लाइफ में। सबसे ऊपर आपकी तबीयत होनी चाहिए। वो ज्यादा नहीं सोचना है, जितना कर पाए उतना करिए। अगर डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी कह रखा है, जो रूटीन बता रखा है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। काफी कुछ हो सकता है ना इसमें तो। हमारा जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है वो हो सकता है, पासपोर्ट है वो हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, हमारे लाइसेंस वगैरह है, ये सब चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। पूर्णिमा जी, ठीक है। जी हाँ, मेडिसिन खाते रहिए, जैसे जैसे डॉक्टर साहब कहें वैसे वैसा करते रहिए। संदीप जी, सिर्फ कल कल के लिए रखी है, ना इससे पहले रखी है ना इसके बाद रखूंगा। बस एक दिन कॉपरेट करो, और सच में बहुत डिफिकल्ट है तो कोई सी एक क्लास लगा लो, बाकी क्लास बाद में देख लेंगे, ठीक है। कभी कभार रखनी पड़ती है जिससे कि जल्दी जल्दी चीजें कवर हो पाए। 31 से 4 जनवरी के बीच में ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी ऑफिशियल, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएंगी। यानी अगला जो महीना है उसमें मैं रेगुलर लेकिन कम क्लासेस लूंगा। कम एज इन मतलब जैसे कल मैं 3 क्लासेस ले रहा हूँ, ऐसा अगले महीने में नहीं करूंगा। द डाउट बॉक्स ओपन है, अभी बंद कर देता हूँ मैं। तो रिलैक्स करिए, जो समय आपके पास है 31 से 4 जनवरी के बीच को, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़िए। गुड इवनिंग। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आप मत लगाइए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने स्कूल टाइम में पढ़ रखी है तो उसे आप सिंपली पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको समय जो है नहीं लगाना। मुझे कुछ याद ही नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। ये अपने को ऐसी सोच नहीं रखनी है जीवन में। आपको अगर कुछ याद ना होता तो अपने स्कूल के पेपर कैसे पास करें हैं, आप बताइए। आपको याद होता है तभी तो आप पेपर में लिख के आए हैं। वो बात अलग है कि तब हमारे जीवन में जो है
कम चीज़ें होती थी पढ़ने पढ़ाने को, अब थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत जल्दी-जल्दी दुनिया भाग रही है, उस चक्कर में हम सुकून से बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहे। अभी भी समय भी बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमें रेडीमेड की आदत हो गई है, तो हमें लगता है 3-4 महीने में एसएससी खत्म करो, उस चक्कर में कुछ नहीं खत्म होता, बस समय बीतता जाता है, कई साल खराब हो जाते हैं। एक बार ढंग से इंसान को पढ़ लेना चाहिए जीवन में। रही बात आपको कुछ भी याद नहीं होता जो आपने ऊपर लिखा उसकी, तो आप अगली क्लास तब देखा करें जब आप पिछली क्लास रिवाइज़ करा करें। आप अगली क्लास तभी देखा करें जब आपको पिछली क्लास का पोर्शन सच में याद हो गया हो, बिना नोट्स को देखे। आप जल्दी-जल्दी करने की जगह ढंग से करने पे ध्यान दें और सीजीएल 2024 अभी थोड़ा दूर है, तो आप ढंग से पढ़ भी सकते हैं। सजेशन मेरा यही है कि ढंग से पढ़िए, सिंपली बस खत्म करनी है क्लासेस वैसे मत पढ़िए, उसका उसकी उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। ढंग से आराम-आराम से पढ़िए। लैपटॉप, मोबाइल यूज़ मत करो। सबसे पहली बात मोबाइल की जगह लैपटॉप यूज़ कर लो रक्षा बिकॉज़ मोबाइल में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है आँखों में। इसके अलावा एक ऐसा सजेशन है जो शायद काम ना करे। मेबी आपके घर में एक स्मार्ट टीवी हो या ऐसा टीवी हो जो लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है। तो आप लैपटॉप पे वो होता है ना कनेक्ट करके वो क्लासेस जो है देख सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग वगैरह कई तरीके होते हैं। अगेन ये सबके लिए काम नहीं करता बिकॉज़ इसके लिए पूरी फैमिली को जो है परेशान करना पड़ता है। क्योंकि भई वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे जब क्लास टीवी पे चलेगी तो। अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी रिजिड सजेशन ये आपके ऊपर है। एंड इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करिए। लैपटॉप का कम करिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए, भारत जो है वो एक फेडरल नेचर का देश है। संविधान में कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बट ओवरऑल हमारा नेचर फेडरल है। इमरजेंसी वाला क्या क्लियर करना है ये आपने नहीं लिखा है। इमरजेंसी पूरा टॉपिक मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा जैसे आज सिटीज़नशिप पढ़ा है, हर एक चीज़ उसकी कवर कराऊँगा तो थोड़ा-सा वेट करो वो कवर हो जाएगा। देखिए धीरज जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, इंग्लिश वगैरह आप पढ़िए। और तो मेरे हिसाब से कुछ खास मतलब मेरे पास आपके लिए सजेशन नहीं है। बाकी किसी इंग्लिश के एजुकेटर से आप बात करिए, हो सकता है उन्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पता हो क्योंकि उनका स्पेशलाइज़ेशन है ये। यस प्रशांत, बिल्कुल सही लिखा है आपने। वो सुना होगा ना आज का ही न्यूज़ है वो डंकी फ्लाइट्स करके आपने शायद देखा होगा। मतलब लोग क्या करते हैं दूसरे देश में जाते हैं, फिर वहाँ के थ्रू जो है उस देश में घुसने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यूएस में जाना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल। श्याम, अब आपको ये समझ में आ गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब कि भारत अगर जो है किसी और देश को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो उस देश का वो हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी भारतीय बन जाएँगे। ये ओम्बड्समैन वाला तो मैं कवर ही कराता हूँ हर बार। वैसे इसका स्वीडन है और इसका यूएस है। बाकी डाउट मैं नहीं समझा आपका क्या है? एक बार आप लिख देना। थोड़ा लेट खुल रही है। डिफ़िकल्ट इस वजह से है प्रशांत बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वेटिंग है। इनफैक्ट अगर आपने दिल्ली से अप्लाई करा है तो आपको अलग समय में मिलेगा और आपने मान लेते हैं किसी और राज्य से अप्लाई करा है तो अलग समय पे मिलेगा। वेटिंग है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। पूरा देखा जाता है कि आपका इतिहास, आपकी हिस्ट्री कैसी है, उसके बाद ही वीज़ा मिलता है। वीज़ा इज़ अ परमिशन श्याम जो आपको किसी दूसरे देश में एंटर करवाती है। पासपोर्ट एक ऐसी किताब है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको भारत से बाहर लेके जाती है। ओहो! रक्षा आप हिम्मत बाँधे रखिए, देखिए भले ही वो नहीं है बट उनका सपना तो है ना और ज़्यादा नहीं सोचना, बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, बस इतना सही है। ये प्रेशर के रूप में नहीं लेना, जीवन बड़ा सिंपल है अगर उसे सिंपल रखेंगे तो। नोट्स आपने बिल्कुल सही बनाए हैं, बस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये ना पूरा हाँ, ट्रिक लिखिए फिर ठीक है, वैसे इसे पूरा लिख लेना, ठीक है? ट्रिक लिखिए आप बिल्कुल सही है। सही बना रहे हैं आप नोट्स, अच्छे हैं। ओम्बड्समैन वाला नहीं, ओम्बड्समैन वाला वहाँ कवर करते हैं ना ये कवर कराता हूँ मैं। लोकपाल वाला टॉपिक सागर आप चेक करो पिछले नोट्स में होगा। लोकपाल, लोकायुक्त मैं एंड में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैंने कवर कराया होगा। नहीं, यही पॉलिटी में ही कराता हूँ मैं। एक बार सागर पिछली बार के नोट्स एंड वाले देखो, वहाँ पर कहीं न कहीं मिलना चाहिए।
सचिन जी, मैं आपकी बताइए इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर समझ में नहीं आ रहा एक बार ढंग से किसी से पढ़ लीजिए। बस यही मैं कह सकता हूँ। रक्षा जी ज़्यादा मत सोचिए, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चीज़ें सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन भेजा वो नहीं पढ़ाया आपने? नहीं, नहीं, ये अभी नहीं पढ़ाया। इसमें ये वाला पोर्शन तो पिछले कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। ये वाला पोर्शन उसमें नहीं था। ये वाला नहीं कराया है मैंने। ये वाला आपको मिल जाएगा उसके अंदर। आप लोकपाल वाले टॉपिक में देखेंगे तो लिखा होगा ओम्बड्समैन जो है वो स्वीडन की देन है। डेफिनिट जनरली नो, बट अगेन इसमें भी क्लॉजेस है ना, किस तरीके छीनी गई है। एक तो होता है छीनी गई है, एक होता है टर्मिनेट हुई है। ये भी सब मतलब अगेन सरकार के ऊपर है सब चीजें। तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ाया होगा, फिजिक्स में पढ़ाया होगा थर्मोडायनेमिक्स। पिंटू जी, सबसे पहली बात, पूरे दिन लैपटॉप और मोबाइल फोन यूज करने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है अपने को एसएससी की तैयारी में। दूसरी बात, जब धूप में आप बैठते हैं उस समय मोबाइल फोन आप थोड़ा सा धूप में बैठा करें सुबह, और मोबाइल फोन का यूज कम कर दीजिए, लैपटॉप का बढ़ा दीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे। इसके अलावा बस थोड़ा कम पढ़िए, यही मैं आपको कह सकता हूँ। ज्यादा मत सोचिए। जब आपको दिखे आंखों में से आंसू आ रहे, स्ट्रेन हो रहा है, रुक जाइए। हम लोग जो है वो हम गलती क्या करते हैं ना, हम लोग फ्री टाइम में मोबाइल चलाते हैं। वो थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब इसमें ना क्लॉज है जसविंदर, जैसे अगर किसी के फादर बाय डिसेंट इंडियन है, तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन गए हैं? नहीं बने हैं। ये देखना पड़ेगा ना। अगर वो सिटीजन बन गए हैं तो उस केस में यस, अदरवाइज डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन क्या है। हिमांशु, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉजिक, कोई कनेक्शन नहीं है ना फेडरल नेचर से। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, आई थिंक आंसर गलत है शायद हिमांशु। मे बी कुछ मिस टाइपिंग वगैरह हो गई होगी। रक्षा जी, थोड़ा खुद को समय दीजिए, क्योंकि कुछ मदद इंसान खुद की ही कर सकता है। इंसान ही इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। सागर, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। मेघा, ऐसा जरूरी नहीं है। पीआर अलग चीज है। डिपेंड करता है क्या उसे सिटीजनशिप मिली है, नहीं मिली। तो सिटीजनशिप इज द क्राइटेरिया। रक्षा, जनरली ऐसा नहीं होता कि नंबर वाइज आपसे ये सब पूछा जाए। बाकी अगर ऐसा होता भी है तो मैंने आपको वहां सर्कल करके स्पेशली मार्क कराया होगा कि अगर पेपर पूछे भी तो उस हिसाब से टिक कर लेना, उस हिसाब से आप चल सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आईएनसी सेशंस लिखोगे इंटरनेट पे तो आईएनसी की वेबसाइट आ जाएगी। या तो आप वो वाले नंबर भी याद कर सकते हो, क्योंकि वो ऑफिशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट है जहां पर वो सारे सेशंस का डिटेल दिया हुआ है। आप वहां से भी वो नंबर फॉलो कर सकते हैं। यानी जो मैंने लिखा उन सारे नंबर्स को इग्नोर करके उनके नंबर फॉलो कर लो, ये भी हम कर सकते हैं। जनरली ऐसा कोई नाम नहीं सामने आता। माना जाता है मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा कहा गया है। कोई स्पेशल नाम नहीं आया है राहुल यहाँ पर। आर्टिकल 32 के लिए स्पेशली बी आर अम्बेडकर जी का जो है नाम आया था। देखो नीरज, एक बात आप समझो। सबसे पहली बात, ये पेपर्स अचानक नहीं आया ना। एक मैच्योर इंसान दूसरे मैच्योर इंसान से इस समय बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक ये पेपर आ गए हैं। हमने खुद इनका समय समय पे फॉर्म भरा होगा, या हमें पता होगा ये पेपर आने वाले हैं। हमसे एक ही गलती हुई है कि हमने प्लान नहीं करा अच्छे से। हमें प्लान कर लेना चाहिए था कि भाई इतने सारे मेरे पेपर आ रहे हैं, अगर मैं अभी मोबाइल चला रहा हूँ या फिर अगर मैं अभी ढंग से मैथ्स को नहीं समझ पा रहा हूँ तो मेरा पेपर में क्या होगा,
है ना? तो सबसे पहले तो रियलिटी चेक ज़रूरी है कि क्या गलती करी और जो गलती आगे नहीं करनी। और अब अगले 2-3 महीने में अगर आपका पेपर है, तो ऐसे पेपर को सबसे पहले टारगेट करो जिसमें सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक पेपर आएगा यूपीपीएससी का और एक पेपर आएगा दिल्ली पुलिस का, है ना? अब मुझे पता है यूपीपीएससी की मैंने तैयारी नहीं करी। अब मैं ज़बरदस्ती उसकी तैयारी 1 महीने में करने के लिए अपना दिल्ली पुलिस का पेपर बिगाड़ दूँ और यूपीपीएससी का मेरा प्री निकल गया, लेकिन मैं मेंस में बाहर हो गया क्योंकि तैयारी तो मैंने करी नहीं थी। तो ना ही मेरी दिल्ली पुलिस में जॉब लगी, ना ही मेरी यूपीपीएससी में लगी, मैं खाली बैठ गया। उससे बढ़िया क्या है, अभी क्योंकि समय कम है और मैंने पिछले कुछ समय से उतने बढ़िया से पढ़ाई नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, तो मैं ऐसे पेपर 1-2 उठा लूँ जिनमें चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है? और उस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर लूँ, रेज़ अ हैंड ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, एक और बचा है, फिर सब फ्री हो जाएँगे मेरी तरफ से। सिटीज़नशिप से जुड़े अमेंडमेंट भी होंगे क्या? हाँ, ये मैं एक ही लाइन है, मैं कल लिखवा दूँगा आपको। कौन-कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, बस ईयर लिखवाने हैं। इसमें आप मुझे कल की क्लास में कल सुबह 10 बजे राजन याद दिला देना। मैं अपने पास भी रुकिए नोट कर लेता हूँ। छोटी-सी लाइन बस लिखवानी है। ठीक है? ये मैं कल लिखवा दूँगा। आप मुझे आते ही कल क्लास में याद दिला दीजिए बस। एक रेज़ हैंड बस मैं ले रहा हूँ नीरज जी का। जी, नीरज जी बताइए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं अभी 2-3 महीने पहले आपसे बात किया था। ठीक है। जी, वो सर मैं जैसे बताया था कि मैं बी फार्मा मतलब ग्रेजुएशन में मेरा बी फार्मा है। हुँ। जी, तो सर फार्मासिस्ट का अभी फॉर्म आया था, उसमें सर मतलब मैंने पेपर दिया था अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका। ये सब मैं सर सीजीएल का प्रिपरेशन में रोक दिया था इससे 3 महीने पहले। ठीक है। जी, तो उसमें सर क्या हुआ ना कि मतलब फार्मेसी में 50 क्वेश्चन थे, वो तो सर 50 मतलब 45% ईच सेक्शन क्वालीफाई करना था। हाँ। 50 क्वेश्चन फार्मा का और नॉन फार्मा में मैथ, रीजनिंग और जीके उसके भी 50 क्वेश्चन थे, तो 45% ईच वो क्वालीफाई करना था। और सर फार्मा में तो 45% क्वालीफाई हो गए, लेकिन नॉन फार्मा में सर आज तक मैंने मतलब 5-6 एग्जाम दे दिए अभी तक एसएससी के। सर इतना हार्ड लेवल रीजनिंग और मैथ मतलब पूछा था वो नॉन फार्मा में कि सर अच्छा। वो मेरे से 50 में से 22 ही बन पाए। अरे! और सर वो हुआ ही नहीं। तो फार्मा फार्मा का जो एग्जाम फार्मासिस्ट का था वो सर मैं मतलब जिसके लिए मैं छोड़ा था कि एसएससी का प्रिपरेशन ड्रॉप कर दिया था बीच में, वो भी सर नहीं हो पाया। फिर अभी बीच में सर अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसका भी मैं तैयारी नहीं कर पाया था, लेकिन बिना तैयारी के भी सर मैं एग्जाम देने गया। अभी आंसर की सर मैच किया तो रॉ 67 नंबर बन रहे हैं। ठीक है। तो सर क्या उसमें डीवी के लिए वो फिजिकल के लिए चांस होगा क्या? ये मैं नहीं बता सकता, मैं कभी इस पे कमेंट नहीं करता। सर 67 है, ऊपर से सर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है। तो देखिए, तैयारी करने में तो कुछ नहीं जाता। मतलब एक बात है बस कि मतलब अच्छा सोचते रहो, क्या पता मौका आ जाए। नहीं देखो, सर, मैं सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसलिए सर मैं दौड़ने भी नहीं जा रहा हूँ कि पता नहीं होगा कि नहीं। अरे, आप मुझे उधर कह रहे हो मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो उस लाइन से आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि सर क्या पता मौका लग जाए, है ना? उधर आप दौड़ने जी नहीं जा रहे। दौड़ने में क्या नुकसान होता है वैसे? सर, फिर मैं बिहार एसआई का भी फॉर्म भरा था ना, तो फिर बिहार एसआई का भी पेपर दिया। ठीक है। जी, उसका भी सर आंसर की आया है सर, उसका भी आंसर की मैच किया है तो 75 क्वेश्चन मतलब सर ऐसा लग रहा है ना जैसे बीच बीच में मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा कि हो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ऐसा भी लग रहा है कि निकल भी सकता है, इसमें फंसा है सर। आपके पास टाइम ज़्यादा है ना? नहीं सर, टाइम नहीं है, मतलब तो प्रिपरेशन तो आप मैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्रिपरेशन सर मैं निकलना ना सीजीएल निकलना, ये तो चेकर के हाथ में है ना। जी और सेकेंडली ये बताओ, आपने लिखा अगले 2-3 महीने में मेरा दिल्ली पुलिस, बिहार ऐसे ही, आप तो कह रहे हैं इनके पेपर हो चुके। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, इसके बाद अभी यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी आरओ का एग्जाम है जनवरी में। हाँ। और सर यूपी का एक रेडियो ऑपरेटर का है, उसका भी सर एग्जाम है, एक वीडियो का भी एग्जाम है। सर मैं अब ठीक। किसका किसका पढूं? ऊपर से सर इनमें हिंदी भी पूछता है बहुत ज्यादा, तो सर हिंदी के लिए पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। और यूपी स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा सर, यूपी का है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सर कि क्या पढूं क्या ना पढूं। इन जो पेपर्स की आप बात कर रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे पेपर होंगे ना जिनमें आपको लगता है आपके चांसेस सबसे ज्यादा हैं सिलेक्शन के? सर हिंदी बहुत पूछता है, हिंदी ही तो फिर मेरा। आप उस पेपर के लिए अप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको अगर चावल खाने का मन है, तो आप रोटी क्यों खा रहे हैं? और रोटी ऑर्डर करने के बाद आप ये क्यों कह रहे हैं कि अरे यार रोटी तो अच्छी नहीं बनी? आप समझिए, अगर आपको पता है एक पेपर में हिंदी की डिमांड है और आप हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है,
तो फिर आप अननेसेसरी उधर अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि वो पोस्ट सर बहुत बढ़िया, अगर लग गई तो मजा आ जाएगा जीवन में, तो फिर आप हिंदी को लेके इतने परेशान क्यों? फिर हिंदी को पढ़िए बैठ के। यानी या तो लक्ष्य को बदलिए या रास्ते को बदलिए। ऐसे पेपर में फॉर्म भरने के बाद सिर्फ बैठ के विचार करने से आपको लगता है कुछ होगा? नहीं सर। सोचने पे समय कम लगाइए। आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है 2 महीने पहले से आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरा यूपी का पेपर आ रहा है और मैं हिंदी कैसे करूँगा, ना कि हिंदी कर रहे हैं। एक आपने शायद सुना होगा, जेफ बेज़ोस जी का एक इंटरव्यू था, उसकी बढ़िया एक लाइन मुझे लगी थी। वो कहते हैं कि भई अधिकतर स्ट्रेस जो हमें होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, आधा स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाता है। और ये एक्चुअली है, आप कभी भी ट्राई करके देखना। जैसे आपको लगता है रनिंग करूँ, क्या करूँ? आप बस जाके देखो, वॉक करके देखो, वहाँ फ़र्क दिख जाएगा। तो ज़्यादा मत सोचिए, एक लिस्ट बनाइए जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसकी, अलोंग विद कौन से मंथ में वो पेपर होने वाला है। उसके सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस है। उसमें से जिसमें आपको लगता है कि मैक्स चांस है, और सबसे नीचे लिखिए जिसमें मिनिमम चांस है। इसमें शुरू के 2-3 को टारगेट कर दीजिए, बस बात खत्म। जिसमें चांस बिल्कुल खत्म लेवल का है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी यूपीपीएससी का फॉर्म आएगा, हर साल आता है। आप उसे भरेंगे? सर लास्ट टाइम मैं फील किया था। ठीक है। आपने उसकी कोई तैयारी करी है? नहीं सर, मैं तो सीजीएल का ही तैयारी कर ठीक रहा है। हूँ। और अब आप मुझे बताओ, एक यूपीपीएससी का पेपर है, एक मान लेते हैं और कोई पेपर मान लो जी, मान लेते हैं एसएससी सीजीएल का। आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस किसमें है सिलेक्शन के? सर सीजीएल का। सीजीएल में, क्योंकि यूपीपीएससी का प्री निकाल भी लोगे, फुल नंबर आ गए, तो उससे क्या होगा? मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग आनी चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, मुझे ज्यादा अच्छे से तैयारी सीजीएल की करनी चाहिए या फिर यूपीपीएससी की? सीजीएल की सर करनी सीजीएल चाहिए। की। तो बस आपको जब ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन, आप इतने समझदार हो, आपको पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इतना क्यों सोच रहे हो? आपके पास जो समय है उसमें ये देखो कि आने वाले महीनों में कौन से महीने में कौन सा पेपर है। उसमें ऐसे पेपर को घूरो जो पेपर आपको पता ही है दिल से कि मैं नहीं निकाल सकता। उसके आगे लगा दो क्रॉस। बुरा लगेगा, थोड़ा सा रो लेना, फिर उसके बाद जाके फिर से बैठ जाना। अब बच गए 2-3 पेपर। वो 2-3 पेपर में देखो कि सबसे ज्यादा चांस किसके हैं क्लियर करने के, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस एंड प्रीवियस प्रिपरेशन, और उसके पीछे पड़ जाओ पूरे तरीके। एक पेपर को मतलब 2-3 को ले लो, अगर एक में दिन खराब भी आया जैसे फार्मासिस्ट वाले में हुआ, तो दूसरे में ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो। सर ये जितने भी सर पेपर है ना, जैसे आरओ का है या फिर सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आया है, और सर ये जो बिहार एसआई का है सर, उन सब में ना सर हिंदी मांगता ही है। और सर हिंदी पहले मैं मतलब एक बार नोट्स बनाया हूँ, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ा हूँ, लेकिन सर मैं भूल गया हूँ। आपने हिंदी आखिरी बार कब पढ़ी थी? 1 साल हो गया सर। आपने आरओ का फॉर्म कब भरा था? अभी सर दिसंबर में ही, तो आपने मतलब जब फॉर्म नवंबर। भरा था, तो आपको नहीं लगता उसी दिन से आपको हिंदी पढ़नी चाहिए थी? या जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने क्या सोचा था कि हिंदी तो मुझे आती है? मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर मुझे पता है मेरी हिंदी में दिक्कत है, तो मैं उसे पढ़ क्यों नहीं रहा? हिंदी ही तो है, फ्रेंच थोड़ी है। हाँ, वही सर मैं सोच के भी मैं अप्लाई किया था कि जीके जीएस तो सर सेम ही है सिलेबस, और मैथ रीजनिंग का भी सर सेम ही सिलेबस है, बस हिंदी उसमें है तो हिंदी कवर कर ही लूंगा। लेकिन सर अब मतलब उसके प्रीवियस ईयर में अगर लगा रहा हूँ जैसे सेट, तो उसमें लग रहा है कि पहले जीके जीएस और इस पे ही फोकस कर लूँ, हिंदी पे थोड़ा। अरे हिंदी को आधा 1 घंटा तो दे ही सकते हो। जी जी सर। जब यूट्यूब शॉर्ट्स को आधा घंटा दे सकते हो, तो हिंदी तो फिर भी मातृभाषा है ना? जी जी सोचो सर। मत, शुरू हो जाओ बस। ये मत देखो बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, बस शुरू हो जाओ, बस पढ़ते रहो बैठ के। सर सीजीएल के लिए फिर टेंशन होने लगेगा, फिर ये इसको कैसे मैनेज करें? किसे? सर सीजीएल के लिए फिर टेंशन होने लगेगा कि ये 2-3 महीने फिर सीजीएल में नहीं दिए फिर वो। देखो, आपको सबसे पहले तो देखना होगा आपको क्या बनना है, उस हिसाब से आपको अपनी चॉइस को रखना पड़ेगा। सीजीएल में आपका पिछली बार क्या स्कोर आया था? सर 110। वो तब से मैथ्स पढ़ी है, अब तक नहीं पढ़ी? नहीं, मैथ्स तो सर मैं रेगुलर पढ़ ही रहा हूँ, मैथ तो सर आ ही रहे हैं, मैथ और रीजनिंग तो सर चल ही रहा है हमेशा। अभी चल रहा है मैथ्स। आज क्या पढ़ा? मैथ्स इंग्लिश को छोड़ के सर मैथ्स डेली पढ़ रहा हूँ सर। आज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ा आज? सर टाइम एंड वर्क वही मतलब 2-3 मजदूर सर जो काम करते हैं इस टाइप के कितने सवाल। साल से तैयारी कर रहे हैं? सर हो गए 1.5 साल। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया टाइम एंड वर्क का? जी। सारे सवाल एसएससी के पीवाईक्यूज ट्राई करते हैं आप? हाँ सर लगाता ही हूँ मतलब। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मेन्यू में बहुत कुछ मिलेगा। क्या हम सब कुछ ऑर्डर कर देंगे? क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि ना ही जेब में इतने पैसे हैं, ना ही पेट में इतनी जगह है।
पैसे होते भी तो भी ऑर्डर ना करते, क्योंकि पता इतना नहीं पाया जाएगा। इसी तरीके जब एग्जाम्स निकल के आते हैं तो आपको चूज करना होता है जी, इन सभी एग्जाम्स में से मैं 3-4 एग्जाम दूंगा, और अगर आपने उसे चूज कर लिया, अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर आप मुझे कह रहे हैं जो बाकी पेपर है उसमें मैं सीजीएल को भी ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। सर एफर्ट में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही सर बीच में वो आ जा रहा है सर, क्योंकि सीजीएल या फिर कोई भी एसएससी एग्जाम है वो इंग्लिश पूछता दोनों ही है, पढ़ लो। और इसके जी सर वही उसी में सर दिक्कत आ रहा है, बस हिंदी इंग्लिश में ही। नहीं, दोनों पढ़ लो, क्या हो गया? जी देखो, जो सर। मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस आपको जगा रहा हूँ। आपको 2 एग्जाम क्लियर करते हैं, आपको दोनों पढ़ना होगा, उसमें क्या है भाई? किसी को डब्ल्यू बनना है तो उसे नॉर्मल मेंस के साथ डब्ल्यू के पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, उसे फाइनेंस पढ़ना ही पड़ेगा, अकाउंट्स वो अपना इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा ना, जी तो पढ़ो। तो सर प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू रखूं, यही मैं पूछ रहा था सर। बिल्कुल रखो ना, अपनी तरफ से जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लो, और ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसके तरीके चलो कि जो पेपर में ज्यादा चांसेस है उसे ऊपर रख दो, जिसमें कम चांसेस है उसे नीचे रख दो, और अगर ज्यादा पेपर टारगेट कर रहे हो तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसा कुछ कह देंगे कि नहीं बेटा सारे पेपर बंद कर दो और एक ही पेपर उठा लो, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। बस ये है कि ज्यादा यस। पेपर देने हैं तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने खुद बैंकिंग का और एसएससी का पेपर एक साथ दिया है, तो मैंने ज्यादा हाँ पढ़ा, तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सोचना कम है, पढ़ना ज्यादा है। कोई यहाँ पर जादू की घुट्टी नहीं मिलने वाली कि सर ने तो ऐसा कुछ बता दिया, अब तो कल से बस मैं आराम से रेस्ट करूंगा और मेरा पेपर निकल जाएगा, क्योंकि सर के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सच ये है कि ज्यादा पेपर देने हैं तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से तो लोग ज्यादा पेपर नहीं दे पाते। आपने हिम्मत दिखाई है तो ज्यादा पढ़िए, मिसाल कायम करिए। ठीक है, ठीक है सबसे सर। पहले उस पेपर को ऊपर रखिए जिसमें चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। सबसे मुश्किल पेपर को सबसे ज्यादा टाइम देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले उसे पकड़िए जो आपको लगता है डुएबल है। ठीक है, अभी एज कितनी है आपकी, अगर आप बताना चाहें तो? सर 24 कंप्लीट हो गया, 25 लग गया सर। अच्छा अच्छा, चलो आप बिल्कुल सही एज में हो अभी। अभी भी ये है कि आपके पास टाइम है, बट उस टाइम का पूरा यूज मत करना। अभी कोशिश करो 6-6 महीने में अपनी जॉब लेके सेट हो जाओ करियर में। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट आपको। थैंक यू सर। चलिए चलिए दोस्तों, सभी के डाउट ले लिए हैं। मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह 10 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।